आज आपका टेक्नीशियन का डिस्कशन आपका होना है। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे भाई लाइव आकर के बता दीजिए कि मेरी आवाज़ जा रही है। और यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है कि जो नेप्थिलीन होता है उसमें कितने पाई बॉन्ड की संख्या होती है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है इसमें एगो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कहीं डबल बॉन्ड अगर आप देख लीजिएगा तो इसमें एगो सिग्मा बॉन्ड होगा और एगो पाई बॉन्ड होता है। और कहीं पर अगर ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और आपका 2 पाई बॉन्ड होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ये तीनों मेरे भाई यहाँ पर पैरामीटर है जिसके हिसाब से आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों के सामने में नेफ्थलीन का दे रखा है, तो नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में जो नेफ्थलीन हमारा होता है, नेफ्थलीन की अगर हम बात करते हैं, जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमारा होता है वो कैसा होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। नेफ्थलीन का केमिकल फॉर्मूला होता है मेरे भाई सी। कार्बन कितने होंगे तो कार्बन 10 को होंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे तो ये हमारा 8 को होता है। कार्बन ही ज्यादा और 10 को हमारा, और कहेंगे हाइड्रोजन हमारा 8 को होता है। और नेफ्थलीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड होता है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये कैसे कंपाउंड है तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। ये कैसा कंपाउंड होगा तो कहेंगे यहाँ पर ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड ये हमारा हो जाएगा। जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, इसका साइक्लिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर हमारा कैसा बनेगा, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कुछ इस तरीके से कि हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो मेरे भाई कुछ स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में हमारा होगा वो कुछ इस तरीके का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और यही हमारा यहाँ पर नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है। तो नेफ्थलीन के इस स्ट्रक्चर में अगर पाई बॉन्ड को अगर खोजना है तो पाई बॉन्ड के लिए कुछ सोचना ही नहीं मेरे भाई। जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वहां पाई बॉन्ड दिखेगा। यहां तो पाई बॉन्ड होगा नहीं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। सिंगल बॉन्ड में तो सोचेंगे नहीं। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पाई बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां पाई बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भी यहां पर भूल जाएंगे, इसी की बात करेंगे। तो जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर पाई बॉन्ड होगा। तो एगो पाई हमारा यहां होगा तो एगो पाई बॉन्ड हमारा यहां होगा। एक पाई बॉन्ड यहां होगा तो एक पाई बॉन्ड हमारा यहां होगा। एक पाई बॉन्ड हमारा यहां होगा। टोटल कितने पाई बॉन्ड है तो मेरे भाई यहां पर 5 पाई बॉन्ड हमारे हैं। कहां पे, क्योंकि यहां पर 5 पाई बॉन्ड हमारा यहां पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे कि पैराफिन्स की बात करते हैं, ओलेफिन्स की बात करते हैं, नेफ्थलीन्स की बात करते हैं, आप ध्यान रखना पैराफिन्स, ओलेफिन्स, नेफ्थलीन्स ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और सभी के सभी हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। में आवर्त सारणी में पढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर हमारा सजा हुआ है। तो जैसे से परमाणु संख्या बढ़ेगा तो मेरे में बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप आवर्त की बात करते हो तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम आवर्त की ओर तरफ जाते हैं तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, इसका मान बढ़ता है। यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब बाहरी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आवर्त में किधर से किधर जा रहे हैं, हम यहां पर आवर्त की बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्रुप में तो एक समान होता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आवर्त में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। इसका मतलब है मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं यहां पर आवेश जो हमारा होता है वो बढ़ता है। यहां पर क्या बढ़ेगा तो कहेंगे यहां पर आवेश हमारा बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या बढ़ेगा तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो यहां पर हमारा आवेश भी हमारा बढ़ता है इधर से इधर जाने पर। यानी कि आवेश हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर चार्ज उनके बीच बढ़ता है। और आप कह सकते हैं मेरे भाई कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ती है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी हमारे बढ़ेंगे। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी हमारे क्या होंगे तो यहां पर बढ़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आवर्त के तत्व जो होते हैं वो व्यवस्थित हैं। पूरे आवर्त सारणी के जो तत्व व्यवस्थित होते हैं वो कैसे होंगे तो मेरे भाई इधर से इधर हमारा तत्व, हमारा परमाणु संख्या बढ़ता है तो हम कहते हैं कि आवेश के बढ़ते क्रम में वो हमारा होगा। तो मेरे भाई नाभिक के बढ़ते आवेश क्रम में होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा 27 का क्या होगा तो कहेंगे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आवेश हमारा बढ़ता चला जाता है, इसलिए कहते हैं इधर हमारा आवेश बढ़ता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने में दे रखा है और ये क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि कौन सा घोल हमारा क्षारीय को दिखाता है।
तो हमारे सामने में दे रखा है इस तरह का। और एक बात याद रखना मेरे भाई, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन, जैसे H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है, इस H प्लस के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इसकी सांद्रता की अगर बात करते हैं, H प्लस के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ये पूछता है, ये हमारा मोल प्रति लीटर होता है, याद रखना है। वो किसी का भी कंसंट्रेशन हो सकता है, H प्लस का भी हो सकता है और साथ साथ मेरे भाई OH माइनस का भी हो सकता है, किसी का भी कंसंट्रेशन हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है हमारा मोल प्रति लीटर होता है, इसलिए आपको मोल प्रति लीटर में आपको दे रखा है। तो यहां पर बोल रहा है कि कौन सा हमारा क्षारीय प्रकृति का होगा। तो मेरे भाई क्षारीय प्रकृति की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां से अगर पीएच मान तुम कैलकुलेट करना चाहोगे तो यहां से अगर पीएच मान निकालोगे तो नेगेटिव लॉग के साथ हमारा क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो नेगेटिव लॉग हमारा होगा और H प्लस का जो कंसंट्रेशन हमारा इतना दे रखा है, यानी 10 के पावर हमारा -4 होगा। और ये कितना, तो -4 इधर आएगा, यानी कि ये +4 कर देगा और 4 log 10 और ये बेस 10 होगा। इसी परिस्थिति में ये 4 हो जाएगा। तो पीएच मान अगर मेरे भाई 4 हो गया तो ये हमारा अम्लीय प्रकृति का हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हमारा अम्लीय होगा, तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता है। तो 7 तक की अगर बात करते हैं तो 7 हमारा क्षारीय भी नहीं होगा, क्योंकि 7 हमारा न्यूट्रल केस में होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब मेरे भाई यहां पर सी और डी में हम लोग को सोचना है। तो सी और डी में क्या दिमाग लगाना है कि अगर हम H प्लस के कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस H प्लस का कंसंट्रेशन अगर मान लेते हैं कि ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, किससे, तो यहां पर 10 के पावर -7 इतना मोल प्रति लीटर की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई यहां से पीएच मान हम कैलकुलेट करेंगे और पीएच मान कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव लॉग के साथ हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन को हम लोग पुट करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में ये नेगेटिव लॉग तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन इससे इसकी वैल्यू ज्यादा है। आप ध्यान रखिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसके मान से इसका मान ज्यादा है, इसका मान अगर 10 के पावर -7 है तो इससे कहीं ना कहीं इसका मान ज्यादा है। तो मेरे भाई इसका मान अगर इससे ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात 10 के पावर -7 से ज्यादा होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ये 10 के पावर -7 पर मेरे भाई हमारा न्यूट्रल अवस्था मिलता है तो 10 के पावर -7 से ये हमारा ज्यादा है। तो जब ज्यादा हमारा होगा तो पीएच मान हमारा ज्यादा होगा और ऐसी परिस्थिति में वो क्षारीय प्रकृति का होगा। सोचना ही नहीं मेरे भाई, इतना करने का कोई झंझट नहीं पालना है, आप डायरेक्ट यहां पर आंसर कर सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है कि इतना ग्राम में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको अणुओं की संख्या निकालनी होती है तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ एटम को भी आप यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर मेरे भाई इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, अणुओं की संख्या अगर परमाणु की संख्या में नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल कितना होगा मेरे भाई। तो मोल निकालने के लिए मास अपन में मॉलिक्यूलर मास कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा 44 होता है, यानी कहने का मतलब 1/10 हमारा हो जाएगा। तो 1/10 हमारा ये हुआ और साथ में एवोगाड्रो नंबर 6 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, कहेंगे 6.023 × 10⁻23 हमारा होता है। और एक दिशा एक जीरो चला जाएगा, इसका मतलब 6.023 × 10⁻ हमारा 22 हो जाएगा। इतने अणु हो जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जहां भी आंसर्स है वो हमारे करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। तो मेरे भाई अणुओं की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला, परमाणु की संख्या जब निकालते हैं तब उसमें नंबर ऑफ एटम एक और एक्स्ट्रा आता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना, 1 2 3, यानी 3 होता, 3 से गुना भी करना पड़ता, लेकिन वो परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स निकल करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस मेरे भाई गोबर गैस के रूप में हमारा होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक गैस होता है हमारा ये गोबर गैस के रूप में होता है। और मेरे भाई ये कभी भी वाटर गैस हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा जल गैस होता है। इसको हम लोग जल गैस कहते हैं। ये हमारा नहीं होगा, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही आंसर करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा हमारा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इसका नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, गोबर गैस भी हमारा होगा, ब्यूटेन गैस, मीथेन गैस जो हमारा होता है सब प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आता है। तो ये सब हमारा नहीं होगा। तो इसमें इसका प्रयोग ईंधन के तौर पे करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, गोबर गैस ईंधन के रूप में यूज होता है। गैसीय हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन मिक्स होता है। और ये उर्वरक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी करते हैं, क्योंकि गोबर गैस से हम लोग सराते गलाते हैं, उर्वरक बनता है और हम लोग मिट्टी में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेकिन ये वाटर गैस जल गैस है मेरे भाई, तो ये हमारा नहीं होगा। एकदम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है ये वाटर गैस कहलाता है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। एड्स हमारा किसके कारण होता है? तो मेरे भाई एड्स हमारा जो होता है ये वायरस के कारण होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम यहां पर एड्स की बात करते हैं तो ये मेरे भाई कैसा डिजीज है, तो आपको ध्यान रखना है ये वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होता है और एचआईवी वायरस से होता है। किस वायरस से होगा? तो ध्यान रखना ये मेरे भाई एचआईवी वायरस से होता है। ये एचआईवी वायरस से ये होता है। और एड्स के लिए मेरे भाई जो टेस्ट होता है उस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग एलिसा टेस्ट कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, ये एलिसा टेस्ट होता है। या इसी के लिए मेरे भाई रीपा टेस्ट भी किया जाता है। तो ये लुकेमिया जो होता है हमारा ब्लड कैंसर होता है, ये तो हमारा नहीं होगा, चूंकि WBC की मात्रा बढ़ जाने से हमारा लुकेमिया होता है, ये तो नहीं होगा। बैक्टीरियल डिजीज भी नहीं होता है, TM भी नहीं होगा। ये हमारा क्या होता है मेरे भाई? तो HTL हमारा V3 की बात करते हैं, यानी कि V8 की हम बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। HTL जो हमारा होता है मेरे भाई ये हमारा टेस्ट से रिलेटेड है और ये HIV से रिलेटेड है। ये HIV टेस्ट का ही हमारा क्या होता है? रूप होता है। ये हमारा यहाँ पर HTL याद रखिएगा, हमारा यहाँ पर V यानी कि 8 की हम बात करते हैं, HTL 8 की बात करते हैं। HIV वायरस टेस्ट के लिए हमारा इस्तेमाल होता है ये चीज। तो मेरे भाई ये एक प्रकार का हमारा वायरस ही, इस बात को ध्यान रखेंगे, टेक्निकल भाषा में इसका ये नाम रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसलों का हेरफेर हम क्यों करते हैं? तो मेरे भाई किसान क्या करता है कि जब फसल का खेती करता है तो उस समय वो क्या करेगा, बीच बीच में क्या करता है, दलहनी फसल उगा देता है, जैसे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो मेरे भाई मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करता है, बीच बीच में फसल को हेरफेर करता है। यानी कहने का मतलब है गेहूं का फसल, मकई का फसल हो गया तो बीच में दलहनी फसल उगा देता है, जिससे कि मिट्टी के अंदर मेरे भाई क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर उर्वरता मिट्टी की बढ़ जाती है। अगला कहता है प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाश को जो एब्जॉर्ब करने वाला होता है वो हमारा कौन होगा? कहेंगे क्लोरोफिल होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लिया जाता है? तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिका में हमारे सेल में जो एनर्जी हमें देता है तो ग्लूकोज के टूटने से मिलता है। क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्ट हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देता है, ग्लूकोज जब टूटता है तो वही हमारा ATP के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में मेरे भाई जैकोबन्स की बात करते हैं। जैकोबन्स जो हमारा अंग होता है ये हमारा कौन सा अंग होता है? तो आपको ध्यान रखना है जो हमारे अवशेषीय अंग होता है जिसका कोई काम नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जैकोबियंस अंग ऑर्गन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि हमारा गोल ब्लैडर हो गया, उसका कोई यूज नहीं। और नहीं, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जो अवशेष अंग होता है जो हमारे काम का नहीं होता उसको हम लोग यहाँ पर जैकोबियंस ऑर्गन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। श्वसन क्रिया का जो नियंत्रण होता है मेरे भाई ये कहां से होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है ये कहां से होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब कभी भी बात करते हैं तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है? कहेंगे हमारा ब्रेन आता है। इसी में हम ब्रेन की बात करते हैं और साथ ही साथ इसी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारा होता है। तो मेरे भाई ये दोनों हमारा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये श्वसन की क्रिया के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। सिंपैथिक, यहाँ पर सिंपैथेटिक भी नहीं होगा, पैरासिम्पैथेटिक भी नहीं हमारा होगा, हमारा स्वचालित होगा, यानी कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है और यही श्वसन क्रिया के लिए यही नर्वस सिस्टम हमारा यहाँ पर काम करता है, याद रखेंगे। कहता है कि आग के ऊपर उठने पर, आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु, आग जब मेरे भाई जब जलता है तो गर्म हवा हमेशा ऊपर जाता है और गर्म हवा ऊपर जाकर के फैल जाता है, उसी प्रवाह को हम लोग विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। दिखाई देने वाले पिंड की यादृच्छिक धुलमुल जो गति होती है वह किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो कभी यहां कभी वहां मेरे भाई दिखाई देता है, इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का हम अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको एक जगह नहीं विक्षुब्ध प्रभाव आपको दिखाई देता है इधर उधर रैंडम। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि कौन सा हमारा यहाँ पर जीवाणु जनित रोग नहीं, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो मेरे भाई बैक्टीरियल डिजीज हमारा एड्स होता है, ये हमारा वायरस के कारण होता है, इसलिए वायरल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज हमारा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बोला गया है कि कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें एक बंद चालक कुंडली में, एक बंद चालक कुंडली में मेरे भाई यहाँ पर विभवांतर हमारा प्रेरित होता है। यानी मेरे भाई हम सीधा सा कह सकते हैं कि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें कहाँ मिलता है? तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की अगर बात करते हैं उसी में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप चुंबक के पास या चुंबक से दूर लेकर जाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जब आप चुंबक के नजदीक छड़ को ले जाएंगे या छड़ के नजदीक चुंबक को लाएंगे तब आपको विभवांतर फील होता है। तो
तो मेरे भाई जब या तो छर चुंबक बंद कुंडली की ओर ले जाए या फिर बंद कुंडली को छर के चुंबक के नजदीक लेकर के आ जाएंगे, तब हमारा वहां पर विभवांतर फील होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करता है, तो कहेंगे धारा की दिशा को बताता है। एक लाइन में मेरे भाई ध्यान रखना, ये धारा की दिशा यानी धारा है या नहीं, उसको इंडिकेट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मेरे भाई एक बात जान लीजिए कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब अगर बोलेगा तो उत्तल दर्पण नहीं होगा, जहां उत्तल है उसको काट दीजिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं होता है। लेकिन अवतल दर्पण हमारा बड़ा भी बनाएगा और छोटा भी बनाएगा, अब देखना पड़ेगा कहां पर रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि उत्तल तो हो नहीं सकता, अवतल होने की संभावना है, लेकिन अगर अनंत पर होगा तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी हमारा छट जाएगा। अगर मेरे भाई वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो हमारा फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा बहुत छोटा बनेगा, तो ये भी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे हमारा अवतल दर्पण के लिए सी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे अवतल दर्पण हमारा ऐसा होता है, ये हमारा पोल हो गया, यहां पर हमारा सेंटर और पोल के बीच फोकस, यहां पर अनंत। अगर वस्तु को आप अनंत पर रखोगे, यहां रखोगे तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, छोटा बनेगा एकदम, और यहां पर अगर वस्तु को रखो तो यहीं इसी आकार का बनेगा। तो मेरे भाई जैसे से हम दूर जाते, जैसे नजदीक जाते हैं उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसी में एक स्थिति यहां का अगर बनेगा, यहां वस्तु को रखेंगे इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यहां पर बड़ा बनेगा। इसी का इसका बात कर रहे हैं, यहां इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा। तो सी और एफ के बीच में अगर रखेंगे तो हमारा बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको क्या करना है, तो इसमें आपको बैलेंस करना है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कैल्शियम की अगर बात करते तो एक कैल्शियम हमारा दिख रहा है। जब मेरे भाई यहां पर एक ही कैल्शियम है तो इसका मतलब यहां तो हमारा एक होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा कहेंगे यहां 1 होगा। तो मेरे भाई यहां पर खाली जगह है, यहां पर भरना है, यहां पर आपको भरना है, 3 पोजीशन को भरना है। तो बीच वाला पोजीशन हमारा 1 होगा तो ये हमारा नहीं होगा, बीच वाला पोजीशन 1 होगा तो ये नहीं होगा, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया। तो मेरे भाई 2 ऑप्शंस को मैंने काट दिया यहां पे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कितने हमारे हाइड्रोजन है, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा हाइड्रोजन कितना, तो कहेंगे यहां पर हमारा 2 हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन इधर कितना दे रखा है, तो चलो नाइट्रोजन को यहां देखते हैं। नाइट्रोजन हमारा 2 गो है और यहां पर एक ही नाइट्रोजन, इसका मतलब यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं हमारा यहां पर 2 हो जाएगा। और जब 2 गो नाइट्रोजन हमारा हो गया तो यहां पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहां पर और 2 हाइड्रोजन यहां पर, यानी कि 4 हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब है मेरे भाई यहां 4 हाइड्रोजन पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 2 1 2 हमारा करेक्ट होगा, और 2 1 2 कहां पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इक्वेशंस को बैलेंस करना था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विषाणुओं की आणविक गति की बात करते हैं। तो मेरे भाई जो वायरस होता है वो सजीव भी होता है, वायरस हमारा निर्जीव भी होता है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस हमारा सजीव भी होता है, और वायरस हमारा कैसा होता है, कहेंगे यहां पर निर्जीव भी होता है। वायरस हमारा शरीर के अंदर अगर होगा तो वह सजीव कहलाता है। ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि शरीर के अगर अंदर है तो सजीव होगा, और शरीर के अगर बाहर है तो उसको निर्जीव कहते हैं। ये शरीर के अगर बाहर होगा तो उसको निर्जीव कहेंगे, शरीर के अंदर को सजीव कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, यहां पर बोला गया है कि विषाणुओं की आणविक गति यानी कि सजीव गुण के बारे में आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये आंसर्स करके आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आंसर्स आपके राइट होंगे, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना सजीव की बात कर रहा है, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं तब तक वो निष्क्रिय नहीं होते हैं, यानी ये आंसर्स आपका राइट होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। आगे कहता है मेरे भाई प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर बात करते हैं, अनुप्रयोग को पहचानिए। तो खतरा का जो संकेत होता है लाल रंग का होता है, चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन मेरे भाई बहुत कम होता है, चूंकि लाल रंग का वेवलेंथ हमारा बहुत ज्यादा, तो प्रकीर्णन कम होता है, इसका इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं प्रकीर्णन कम होने के कारण। दूसरा सूर्योदय, कह रहा कि समय से पूर्व, समय से पहले ही सूर्योदय और सूर्यास्त अगर हो जाता है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, यह हमारा प्रकीर्णन नहीं होता है। तारा मेरे भाई टिमटिमाता हुआ दिखता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। टिंडल इफेक्ट में हमारा देखते होंगे प्रकाश मेरे भाई यहां पर प्रकीर्णित हो जाता है, ये भी हो जाएगा। सूरज का लाल या आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये भी हमारा प्रकीर्णन होता है। तो 1 4 5 जहां है वही करेक्ट आंसर करेंगे। तो 1 4 5 हमारा ऑप्शन बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमान के बीच लगने वाले, मेरे भाई ब्रह्मांड में बोला गया, ब्रह्मांड की बात करते हैं, पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, सभी द्रव्यमान के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं कहते हैं। विशेष रूप से बोला गया है कि पृथ्वी की सतह के पास स्थित एक पिंड पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो सिंपल है मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल होगा, कुछ सोचना ही नहीं है।
आगे चलते हैं, मेंडलीव की हम बात करते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में कैसे बढ़ाया, कैसे एडजस्ट किया गया, तो मेंडलीव के अनुसार मेरे भाई बढ़ते हुए परमाणु द्रव्य के आधार पर पीरियोडिक टेबल में सजाने की कोशिश किया गया था, लेकिन हमारा जो आवर्त सारणी है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है। लेकिन मेंडलीव के बारे में पूछा था, इसलिए आंसर करेंगे बी। आगे हम लोगों को मिलान करना है, एकदम मिलान कर लेंगे। कहता है मेरे भाई यहां पर चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर वेबर होता है। ये तो मिलान कर गया, यानी कि आर का हमारा 3 मैच कर रहा है, तो आर का 3 यहां आर का 2 है, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आर का 2 यहां पर हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो मेरे भाई 2 ऑप्शन आपके यहां पर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया। अगर हम बात करते हैं यहां पर किसका, तो हम लोग जानते हैं कि मेरे भाई जो कोण होता है उसका रेडियन होगा, जिसको हम लोग सॉलिड कोण, यहां पर हम लोग प्लेन एंगल की बात करते हैं, और ठोस कोण का हमारा रेडियन होता है। इसका मतलब मेरे भाई डायरेक्ट मिलान है। 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है, आंसर करेंगे टिक आउट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि असमान द्रव्यमान की बात करता है वाले 2 पत्थर को, कितने पत्थर मेरे भाई, तो 2 पत्थर को समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। तब कहता है कि बताइए इसमें क्या घटना घटित होगा। तो इसका मतलब है मेरे भाई 2 पत्थर को यहां से उछालना है, और एक का द्रव्यमान मान लेते हैं कि हमारा 1 केजी है, दूसरे का द्रव्यमान अगर मान लेते हैं, यहां का द्रव्यमान मान लेते हैं ये 1 केजी है, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यहां पर हमारा, ये हमारा कितना है, तो 2 केजी का द्रव्यमान है। तो एक जगह 1 केजी, दूसरी जगह आप 2 केजी मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो मेरे भाई जब इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, यू यहां भी है, यू यहां भी है। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई जब वेलोसिटी सेम होगा तो दोनों समान ऊंचाई तक ऊपर उठेगा, दोनों समान ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। इसका मतलब है कि मेरे भाई इसके लिए मैक्सिमम हाइट पर ये 0, इसके लिए मैक्सिमम द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा, चूंकि दोनों का स्पीड सेम है इसलिए बराबर ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे दोनों पर बराबर काम करेगा, नीचे खींचने का काम करेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएगा, चूंकि दोनों का स्पीड हमारा सेम है इसीलिए। आगे चलते हैं, यांत्रिक लाभ की अगर बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होता है, तो मेरे भाई ये लोड अपॉन में हमारा एफर्ट होता है। लोड अपॉन में क्या होता है कि यहां पर एफर्ट की बात करते हैं, इसी को यांत्रिक लाभ कहते हैं, उत्तोलक में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा वो एल अपॉन में ई हो जाएगा। और इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे इसमें से कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो कहेंगे ये मैकेनिकल एडवांटेज एक साथ हो गया और गुना में आपका एफर्ट हो गया और ये लोड के बराबर होगा, और ये कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सेल मेरे भाई जब विस्फोट करता है तो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एक साइकिल चालक की बात करते हैं, जब वह मोड़ लेता है तो मेरे भाई वो अंदर की तरफ लटकता है, किधर, अंदर की तरफ झुक जाता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेलता हुआ महसूस करता है। इसका रीजन मेरे भाई क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार और साइकिल चालक के बीच में जो रिलेशन हमारा होता है, दोनों मेरे भाई टर्निंग पर टर्न ही ले रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि साइकिल सवार और कार का जो चालक है दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करता है, दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्या महसूस करेगा, तो दोनों ही यहां पर केंद्रीय बल को महसूस करता, राइट होगा, क्योंकि कर्व पाथ पर दोनों के लिए सेम होगा। अगला कहता है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जिस पर इतना न्यूटन का बल लगाए, इतने तक देर तक आप लगाए, तो बताइए वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि होगी। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, और चेंज इन काइनेटिक मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कितने की वृद्धि होगी, और वर्क डन मतलब वर्क की बात करते हैं, और ये हमारा फोर्स इनटू विस्थापन होता है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बताता है, हमको ये निकालना है। अगर इसको हमें कैलकुलेट करना है तो कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। मेरे भाई हमारे सामने में फोर्स हमें दे रखा है 50 न्यूटन का, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो क्या हुआ, निकाल लेंगे, और हमारे पास जो डेटा दे रखा है इसके डेटा के हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और हम कहेंगे F/m कर देते हैं। फोर्स हमारा 50 न्यूटन का 50 रख दिए, द्रव्यमान हमारा 5 है तो ये रख दिए, इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आ गया। अब यहां पर मेरे भाई हम लोग क्या को निकालना है, एस निकालना पड़ेगा, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है यूटी प्लस आप हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में गौर से आप देखिएगा तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 50 न्यूटन के बल के इतने मिनट तक वो कार्य करता है। तो जब वस्तु रुका हुआ, स्टार्टिंग में तो वस्तु रुका हुआ तो उस समय हम कहेंगे उसका वेग 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, हम कहेंगे हाफ हो गया, ए का मान हमारा 10 है। कितने देर तक वो चला है, इतना मिनट तक चला है, इसके बाद टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमारा सेकंड में कितना
होगा। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि इतना मिनट बोला है तो 1/12 मिनट, और 1/12 मिनट को सेकंड में अगर देखेंगे तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 हम लोग 12 करेंगे, यानी कि ये टाइम हमारा 5 सेकंड का लेगा। तो यहां पर 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा और ये हमारा 125 मीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। तो एस की वैल्यू 125 मीटर आ गए और यहां पर आप पुट कर दीजिए 125 मीटर, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो 12 पंचा 60, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे 6250 इतना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन तो हम कहेंगे ये जूल में होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला समझ ज्यादा लग रहा है क्या? अगला कहता है कि मान ले मेरे भाई ग्रह की हम बात करते हैं जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का कितना, तो 2 गुना है। तो सबसे पहले मेरे भाई अगर आपसे पूछा गया है उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण तो बताइए त्वरण में क्या परिवर्तन होगा। तो आप एक बात जान लीजिए, पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है हमारा Gm/r² होता है। अब क्वेश्चन में आपको जी का मान बदलता हुआ नजर आएगा। कैपिटल जी तो मेरे भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी मान कभी नहीं बदलेगी। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या दोनों को कितना करना है, तो दोनों को 2 गुना करना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो मेरे भाई ये भी हमारा 2 गुना और नीचे में ये भी हमारा यहां पर कितना, तो 2 गुना का स्क्वायर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हमारा Gm/r² को अलग कर लीजिए और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2/4 होगा। इसका मतलब है कि Gm/r² को हम यहां पर स्मॉल जी के नाम से जानते हैं और ये 1/2 हमारा हो जाएगा। फाइनली ये हमारा G/2 होगा। तो जो G' हमने निकाला वो G/2 हो जाएगा। यानी मेरे भाई आप ये कह सकते हैं कि G' हमारा, इसको अगर हम लोग ऐसे बोले कि G' जो हमारा होगा ये कितना होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर G मल्टीप्लिकेशन में 1/2 होगा और 1/2 ही हमारा n की बात कर रहा है और वह n का मान हमारा कितना होगा, तो कहेंगे हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है। शुद्ध पानी और साफ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान आपको याद रख लेना है मेरे भाई। जब कभी भी आपको शुद्ध पानी की अगर बात करता है, जब कभी भी आपको शुद्ध पानी की बात करता है, इसके लिए मेरे भाई कांटेक्ट एंगल जिसको हम लोग यहां पर स्पर्श कोण के नाम से हम लोग जानते हैं, अगर इसके लिए स्पर्श कोण की अगर हम बात करते तो ये हमारा स्पर्श कोण जो थीटा होता है ये 0 डिग्री लेकर के हम लोग चलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मेरे भाई यहां पर पारा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस पारा के लिए जो स्पर्श कोण की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है पारा के लिए स्पर्श कोण का मान 100, थीटा का मान कितना, तो कहेंगे 131 डिग्री से लेकर के हमारा 132 डिग्री तक हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग इस तरीके से आंसर करेंगे और नॉर्मल अगर पानी बोलेगा तो उसके लिए हमारा एक्यूट एंगल होता है 0 से बड़ा और 90 से कम होता है, हम लोग वहां पर स्पर्श कोण का मान सिंपल पानी के लिए कहते हैं। और पारा के लिए इतना करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा पारा का स्पर्श कोण हमारा इतना होता है, ये डिफाइंड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 0 डिग्री हमारा शुद्ध पानी के लिए, स्वच्छ पानी के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है। समुद्र के पानी का घनत्व तो मेरे भाई क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि खारापन होता है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। गहराई और खारापन घटने का कारण बिल्कुल भी नहीं, गहराई कम, खारापन में वृद्धि। गहराई मेरे भाई समुद्र की गहराई ज्यादा होती है, खारापन भी ज्यादा होता है। इसका मतलब मेरे भाई ये ऑप्शन हमारे लिए राइट हो जाएगा, आंसर करेंगे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि उच्च तापमान पर उष्मा का संचरण फास्ट होता है और निम्न तापमान पर उष्मा का संचरण स्लो होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है। अगर मेरे भाई 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई हमारा प्याला था तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना समय का सेकंड लगा है, तो मेरे भाई यहां पर जो टाइम इनको लगा है वो 1 मिनट का इनको समय लगा है, यानी यहां से यहां पहुंचने में इसको टाइम 1 मिनट का लगा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन आगे कहता है कि अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होना होगा, अगर इतना होना होगा तो बताइए यहां टाइम कितना लगेगा। तो मेरे भाई गलती कभी मत करना कि 90 और 80 में अंतर आप देखोगे तो 10 का है तो 1 मिनट लगा, यहां भी लगेगा कि 70 से 60 होना है तो 10 का अंतर है तो 1 मिनट लगेगा, आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई 1 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यह बिल्कुल गलत है। होगा क्या, तो ये उच्च तापमान है। उच्च तापमान इसके कंपैरिजन में देखेंगे, इसके कंपैरिजन में इसका तापमान उच्च है। उच्च तापमान पर उष्मा का संचरण फास्ट होता है और इसके कंपैरिजन में इसका तापमान निम्न है, तो यहां से यहां उष्मा का संचरण मेरे भाई 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, यानी यहां जो हमारा टाइम लेगा वो हमारा कितना होगा, तो यहां पर टाइम हमारा 1 मिनट से हमारा ज्यादा लेगा, चूंकि निम्न तापमान पर उष्मा का संचरण हमारा स्लो होता है इसके कंपैरिजन में। तो मेरे भाई 1 मिनट से क्या लगेगा, तो यहां पर समय हमारा ज्यादा लगेगा, आंसर करेंगे डी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो आप सीधा कहेंगे C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपन में यहाँ पर 9 कर दीजिए, और हमें C चाहिए तो C/5 इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, और यहाँ से मेरे भाई C का मान कैलकुलेट करना है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 5 गुना में 5 है, 5 गुना में मेरे भाई 5 माइनस 32 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे किससे, तो हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 माइनस 32 कहने का मतलब है हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर 27, और 27 यानी कि कहने का मतलब हमारा माइनस में 27 गुना में 5 और डिवाइडेड बाय हमारा 9 होगा। इसको कट करिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 नमा हमारा 27, और ये माइनस 45 डिवाइडेड बाय हमारा 3 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आ जाएगा। तो मेरे भाई आप सभी लोग देख पा रहे होंगे जो सेल्सियस में हमारा माइनस 15 डिग्री सेल्सियस हमारा होगा, जबकि फ़ारेनहाइट की बात कर रहा था तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा किसके बराबर है, तो कहेंगे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा यहाँ पर माइनस 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे सेल्सियस में हमारा इतना हो जाएगा, करेक्ट आंसर करेंगे डी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि गैल्वेनोमीटर हमारा 40 ओम प्रतिरोध 1 एम्पियर की धारा मापता है मेरे भाई। उसके बाद कहता है कि इसको वोल्ट मीटर में अगर हम बदलते हैं तो 200 वोल्ट मापे तो कितना प्रतिरोध का तार हमारा सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई हम सभी लोग को पता होगा कि इस तरीके से अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो शंट का रेजिस्टेंस हमारा होता है ये कितना होता है, तो मेरे भाई हमारा V, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट, और माइनस में हम लोग को करना होता है मेरे भाई हमारा जो गैल्वेनोमीटर का हमारा रेजिस्टेंस होता है। घटा देंगे इसको तो हमारा वोल्टेज कितना दे रखा है, तो हम 200 वोल्टेज की हम बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, तो हम यहाँ पर 200 वोल्टेज की बात करेंगे। और गैल्वेनोमीटर हमारा करंट कितना रीड कर रहा है, तो 1 रीड कर रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा गैल्वेनोमीटर का कितना, तो कहेंगे 40 ओम का, तो 40 को घटा देंगे। और ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई ये डेटा हमारा कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पर हमारा 160 निकल करके आ जाएगा, इतना ओम हमारा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ये। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला हमारा डिराइव्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, 75 वाट के 4 पंखे 6 घंटे तक यूज होते, 30 दिन में कितना होगा खर्चा। तो मेरे भाई जब यूनिट आपको निकालना होता है तो आप किलोवाट आवर वाला फॉर्मूला लगाइए। तो मेरे भाई जो वाट में है उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलोवाट में आपका आ गया। अब कितना घंटा यूज करते हैं, तो आप 5 लैंप को 5 लैंप आप इस्तेमाल करते हैं, कितना लैंप, तो 5 लैंप इस्तेमाल करते हैं, 6 घंटा प्रतिदिन जलाते हैं, 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद मेरे भाई कहता है 30 दिन तक यूज करना, तो 30 से भी आप गुना कर दीजिए। फिर प्लस में दूसरा हमारा क्या, तो 75 वाट का हमारा यहाँ पर फिर से हमारा पंखा है, और 75 को 1000 से हम डिवाइड करेंगे। कितना पंखा, तो 4 पंखा, कितना दिन, तो 6 दिन, कितने दिन तक, तो 30 दिन तक यूज करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे हमारा यहाँ पर 6 पंच 30, और 30 गुना में हमारा कितना, तो कहेंगे हमारा 18 डिवाइडेड बाय हम कहेंगे यहाँ पर 10, और ये प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 0, तो ये 1 0 चला गया, और 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 4 से हमारा 4 चला जाएगा, तो ये 3 तिहाई 9, 9 6 के 54 यानी कि 54 ये हो गया। इसको भी आप कट कर दीजिए, 18 तिहाई आपका 54, और 54 प्लस 54 यहाँ पर कितना होगा, तो 108 हमारा यूनिट निकल करके आएगा। यानी कि मेरे भाई 108 जो हमारा है, इतना 108 किलोवाट आवर निकल करके आया, और यूनिट में अगर देखिए तो 108 हमारा यूनिट हो जाएगा। इतना यूनिट हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 एम्पियर धारा 2 ओम प्रतिरोध से चित्रानुसार प्रवाहित हो रही है। तो मेरे भाई यहां पर इस तरह का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, यहां पर 2 ओम, यहां 4 ओम, यहां पर इस तरीके से दे रखा है, और कहता है कि 3 एम्पियर की धारा 2 ओम से निकल रहा है। ये 2 ओम है से 3 एम्पियर की धारा जा रही है, तब 5 ओम प्रतिरोध में व्यय शक्ति कितना होगा। सबसे पहले तो मेरे भाई 5 ओम में हमको शक्ति खर्च पूछ रहा है कितना होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले टोटल करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा होगा, टोटल करंट को अगर निकालना चाहेंगे तो टोटल करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर इस टोटल करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल, चूंकि ये समानांतर क्रम में हमारा सीरीज दिख रहा है, समानांतर क्रम में है। हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी समानांतर क्रम समूहन की बात आती है, ध्यान रखेंगे, जब समानांतर क्रम समूहन की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि समानांतर क्रम समूहन में वोल्टेज का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पहले हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे भाई वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो V इक्वल टू हमारा कितना आएगा, तो कहेंगे V इक्वल टू हमारा RI होगा।
तो V इक्वल टू हमारा आर आई होगा। तो हमको किसमें चाहिए, तो हमको रेजिस्टेंस भी चाहिए, हमको करंट भी चाहिए। हम कितना एम्पियर की धारा दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, कितना ओम में, तो इतना ओम में। इसका मतलब है मेरे भाई इन दोनों डेटा से हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, किसी में भी वही हमारा निकल करके आएगा। तो वोल्टेज कितना होगा, रेजिस्टेंस हमारा 2 है और वोल्टेज हमारा एम्पियर करंट कितना, तो कहेंगे 3 है। इसका मतलब 6 वोल्ट का वोल्टेज हमारा यहाँ पर होगा। इसमें बैटरी सप्लाई 6 वोल्ट का होगा। क्योंकि यही वोल्टेज मेरे भाई समानांतर क्रम में है, तो सभी में हमारा यही वोल्टेज होगा। इसलिए ये डेटा दे रखा था 3 एम्पियर की धारा इतना ओम प्रतिरोध में जा रहा है, तो वोल्टेज कितना, इतना वोल्ट होगा। तो सभी में वोल्टेज हमारे उतने ही होंगे, इस बात को ध्यान रखना। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में वोल्टेज हमारे बराबर होंगे। क्योंकि समानांतर क्रम जब होता है तो वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे कहीं ना कहीं ये पता हमें चल गया और इसके हिसाब से अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर करंट के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, टोटल करंट हमारा निकलेगा। तो आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपन में टोटल रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे। हम लोगों को 5 ओम में व्याशक्ति पूछ रहा है ना, तो 5 ओम में करंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो 5 ओम वाला रेजिस्टेंस हमारा कौन है, तो ये है। तो मेरे भाई इसमें वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं हमारा करंट कितना फ्लो करेगा। तो आई इक्वल टू वी अपॉन में आर, आर कहने का मतलब 1 प्लस हमारा 5 हो जाएगा। वोल्टेज हमारा कितना था, 6 वोल्ट निकला था, नीचे में भी 6 हो जाएगा, यानी 1 एम्पियर धारा हमारा इस सर्किट में 1 एम्पियर जा रहा है। इसमें कितना, तो 3 जा रहा है, इसमें कितना, तो 1 आ रहा है। तो यहां 3, यहां 1 4, यहां इसका मतलब इसमें 2 जा रहा होगा। अब मेरे भाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इसमें पावर चाहिए ना, तो पावर का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर कर दीजिए। अगर 5 ओम में चाहिए तो करंट का मान तुम्हारा सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर और आर हमारा 5 है। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर 5 वाट करंट हमारा, 5 वाट जो शक्ति है वो हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस ले रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर में मेरे भाई यहां पर परत चढ़ाने की जो बातें आती है वो हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का होती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर चमकानी की एक विधि होती है, जैसे सोना चांदी वगैरह का देखते होंगे, रोल गोल आपको मिलता होगा, सोना चांदी का फीलिंग देता हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होता है। एक समतल दर्पण में 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब मेरे भाई समतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा होता है और इस समतल दर्पण के सामने में मान लेते हैं कि एक वस्तु हमारा, एक आदमी यहां पर है। और अगर ये आदमी यहां पर है तो इस आदमी से यहां तक की दूरी क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.5 मीटर है। तो जितना दूरी पर वस्तु होता है उतने ही दूरी पर इमेज भी बन जाता है। ये बात हम लोग जानते हैं, ये समतल दर्पण की कहानी है, ये बात आपको पता भी होगा। तो मेरे भाई अगर ये 0.5 मीटर है तो ये भी इतना ही होगा, तो 0.5 मीटर कहेंगे। अब क्वेश्चन में बोला कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी होगी, तो मेरे भाई वस्तु हमारा ये है, ये इमेज हमारा ये है, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी ये कितना, तो कहेंगे हमारा 1 मीटर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मेरे भाई कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है। कैसा, तो स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है और कुछ देर के बाद वो जलने लगता है। मेरे भाई जब सारी प्रकाश की किरणें जब एक जगह जमा होगी तभी जाकर के बहुत ज्यादा प्रकाश हमारा जमा होगा, तब जाकर के वहां पर हमारा कहेंगे हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, तो प्रकाश के कारण, उस लाइट के कारण वो पेपर जलने लगेगा। तो इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रकाश एक जगह जमा अगर करेगा तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो प्रकाश एक जगह जमा करने के लिए अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण तो प्रकाश को फैला देता है। इसका मतलब ये मेरे भाई अवतल दर्पण की कहानी है और अवतल दर्पण ही ऐसा कर सकता है, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा बात याद रखना कि अभी अवतल दर्पण हमारा अभिसारी दर्पण होता, चूंकि एक जगह प्रकाश को जमा करता है, तो ये भी हमारा सही है। दूसरी बात मेरे भाई यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर अवतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा होता है, ये अवतल दर्पण अगर हमारा है तो यहां पर हम कहेंगे ये पोल होगा, यहां सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होगा। मेरे भाई कोई भी दूरी हम लोग कहां से मापते हैं, तो पोल से मापते हैं। पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। हम सभी लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन कहता है ये 0 है, पोल को 0 मान के चलेंगे, ये 0 हमारा है। इधर से इधर जाएंगे तो हमारा प्लस होगा, इधर जाएंगे तो हमारा माइनस होगा। इसका मतलब मेरे भाई फोकस दूरी हमारा इधर की तरफ है, इसका मतलब फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी हमारा नेगेटिव होगा। यहां पर मेरे भाई फोकस दूरी धनात्मक की बात कर रहा था, जो कि गलत हो गया। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए और सी हमारा सही है। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई इस तरीके से आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि आप सभी लोग मेरे भाई सैटरडे और संडे को गंगा किनारा घाट पर ओपन टेस्ट आपके लिए दिया जा रहा है। ओपन टेस्ट मतलब आपको कोई पैसा नहीं लगना है, और जब तक आपका एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक आप गंगा किनारा घाट पे सैटरडे संडे को सुबह के 6 बजे आकर के आप लाइव वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। भीड़ में आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को वहां पर साबित कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसके बाद आपका मैथमेटिक्स का डिस्कशन होगा। आइए सर, चलिए ध्यान देंगे। बोला गया एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर एक गोला है और गोले का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया गया, पिघलाकर 4 समान घनों में परिवर्तित किया जाता है, तो घन की भुजा बताओ। जब भी पिघलाने की बात बोला जाएगा वो हमेशा याद रखोगे आयतन को पिघलाया जाता है। किसको पिघलाया जाता है? तो आयतन को पिघलाया जाता है। गोला पिघलाया और उसी पिघले हुए सामग्री से आपका घन बना, तो समझ जाना है आयतन की चर्चा हुआ है तो गोले की आयतन बराबर में 4 को जो घन दिया गया है उसकी आयतन बराबर होगा। क्या होगा? यहां से गोला पिघला तो गोला का आयतन पिघला होगा, गोला का आयतन पिघला होगा और इसी आयतन से घन का आयतन बनेगा। घन का आयतन जितने भी घन है उसका आयतन। तो सर जी गोला का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आर की मान दिया गया है कितना बच्चे? तो 4 पाई आर स्क्वायर एच। एच की मान बोला गया है, और सॉरी ये गोला हम सिलेंडर का लिख रहे हैं। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला है, अब आयतन ये बेलन का आयतन हम लिख रहे थे। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गुना 4 गुना 4 बच्चे। और घन की आयतन भुजा क्यूब होता है, लेकिन कितना घन है? तो 4 गो घन है। तो 4 गो घन है तो 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि गोला पिघला तो 4 गो घन समान बना। तो बताओ 4 से 4 समाप्त हो गया बच्चे। एक क्यूब की मान इधर करोगे इस और करोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। 4 गो क्यूब रूट है, क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट निकालोगे कितने? 4 है तो 3 टाइम्स है, तो क्यूब रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एक की मान 4 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन आपका पाई/3 फंस जाएगा अंदर में, रूट अंडर में, क्यूब रूट में। तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ क्या? तो पाई/3। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नों को बताएंगे। बोला जाता है क्या कि एक बार मालिक, सुनोगे, एक बार मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता है। मतलब प्रथम वर्ष में 40 रुपए पर लीटर, द्वितीय वर्ष में 50 रुपए पर लीटर और तृतीय वर्ष में 60 रुपए पर लीटर है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपए खर्च करता है तो पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर बताना है, औसत बताना है। मेरे प्यारे मित्र, यह भी अच्छा प्रश्न है। तो एक बात बताओगे, 40 रुपया दोगे तो 1 लीटर पेट्रोल खरीदोगे, लेकिन 3,000 अगर 30,000 रुपया दोगे तो बताओगे 30,000 रुपया में कितना पेट्रोल आएगा? तो सर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 40 है, तो बताओगे 40 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा, कितना लीटर आ जाएगा? तो सर 7 चौके 28 और उसके बाद 4 पंचे 20, 750 लीटर पेट्रोल आ गया पहला ईयर में। 750 लीटर पेट्रोल खरीदे हो। दूसरा ईयर में भी आप 30,000 खर्चा किए हो, लेकिन पेट्रोल की कीमत था 50 रुपया पर लीटर। इसको काटोगे तो 6 पंचे 30, 600 लीटर पेट्रोल खर्चा किए हो आप दूसरे साल में। तीसरे साल में भी 30,000 का खर्चा आया है और पेट्रोल था 60 रुपया पर लीटर। आपने बताओगे 6 पंचे 30, 500 लीटर पेट्रोल का खर्चा आप किए हैं। तो टोटल बताओगे 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, तो टोटल पैसा आप 30,000, 30,000, 30,000 3 साल तक खर्चा किए, तो टोटल 90,000 का खर्चा आया। लेकिन पेट्रोल कितना, टोटल कितना पेट्रोल खर्च किए हो? तो सर 750, 600 और 500, 600 और 500 1100, 1100 और 700 कितना हो जाएगा? तो 11 और 7 1850। इतना लीटर पेट्रोल से भाग दे देंगे तो 1 लीटर का औसत आ जाएगा। औसत होता है योगफल बटा संख्या।
तो बताओगे टोटल योगफल जो है टोटल पैसा 90,000 आया, तो 90,000 आया लेकिन कितने लीटर का आया, तो टोटल तो लीटर भी तो जोड़ना पड़ेगा पेट्रोल का, तो 1850 लीटर का। ये कट जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 7 पचे 35, तो 5 से काटोगे 18 पचे 90, ये हो जाएगा। बच्चे बताओगे अब 1800 बटा में 37, अब इसको भाग अगर देते हो आप तो बताओगे कितना आ जाएगा, कितना के करीब में आ जाएगा, तो सर जी मुझे लग रहा है 48.65 पर लीटर। आप देख लोगे आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। आंसर मेरे प्यारे मित्र क्या होगा, ए होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था। बउआ बोला गया है पी क्यू से दुगनी तेज कार्य करता है, और जैसे कार्य करने की बात बोला गया मतलब इफिशिएंसी की चर्चा हुआ है, क्षमता की चर्चा हुआ है। बोला गया पी क्यू से दुगना काम करता है। पी जो है क्यू अगर एक काम करेगा एक दिन में तो पी 2 काम करेगा। बोला गया यदि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करता है तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। क्यू एक दिन में एक काम करता तो 36 दिनों में क्या किया होगा, तो 36 काम किया होगा। मेरे प्यारे मित्र 36 काम किया होगा। बोलेगा पी और क्यू दोनों मिलके अगर काम करवाओगे तो कितना काम है, 36 काम। दोनों मिलके एक दिन में पी 2 काम करता है और क्यू 1 काम करता है। दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है। 3 के हिसाब से 36 काम करने में 12 दिन का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे तो सर जी अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर है ये बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बताओगे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता था, प्लस माइनस 4 होगा। तो सर जी a प्लस 1/a बराबर में प्लस माइनस 4 है और ये प्लस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा। तो एक बार अगर प्लस में 4 को लोगे तो माइनस 3 होगा तो ये 1 होगा, और एक बार अगर माइनस 4 लोगे तो ये माइनस 7 होगा। मेरे प्यारे मित्र अगर इसकी स्क्वायर वाली मान निकालना है तो इतना बात याद रखना है कि a प्लस 1/a की मान अगर k हो तो स्क्वायर करना रहता है तो आपको करना है k स्क्वायर माइनस में 2। तो सर जी अगर इसकी मान 1 या 7 लोगे, माइनस 7 लोगे तो पहले आप 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 करोगे, माइनस में आंसर आएगा। तो 1 का प्रयोग हम नहीं करेंगे, माइनस 7 का प्रयोग करें। a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और 49 क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस ही होगा, माइनस 2। 49 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या होगा, 47। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी अच्छा प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। एक बात देखो, यहां सेक स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा है, लेकिन 4 टाइम्स है। आप इसको इधर भेज दोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कुछ ना कुछ अच्छा ही काम होगा। दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो। तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर में 4 पहले से था, 4 हमने कॉमन ले लिया, इसका भी 4 और इसका भी 4 कॉमन हो जाएगा। यहां से कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, माइनस में ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाएगा। एक बात बताओगे, इसको लिख सकते हो 1 बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर में ये हो जाएगा 4। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बराबर के इधर आएगा तो 1 बटा 4 हो जाएगा, बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा। यहां भी स्क्वायर दोनों जगह है, और ये इधर से आएगा तो कॉस अल्फा। दोनों जगह स्क्वायर था, हमने दोनों जगह के एक ही जगह पे कन्वर्ट कर दिया। आप देखोगे a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर एक ही साथ कर दिए। ये स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 1 बाय अगर स्क्वायर है 1 बटा 4 बराबर के इधर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट होगा तो इसकी मान 1 बटा 2 हो जाएगा, और ये साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र 2 उधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर में 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। एक बात याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए यहां प्लस माइनस नहीं लिए, माइनस नहीं लिए, केवल प्लस का प्रयोग किया गया है, स्क्वायर रूट गया है। तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है।
बच्चे एक बात बताओगे, ध्यान रखना है कि 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर में होता है साइन ऑफ 2 थीटा। क्या होता है? साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे अल्फा है, तो बच्चे एक बात बताओगे, उसी फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 अल्फा बराबर में 1। बराबर में इधर क्या है? तो 1 है। तो बच्चे साइन किस मान के लिए 1 होता है? तो सर जी 90 डिग्री के लिए होता है। मतलब 2 अल्फा बराबर में 90, तो अल्फा की मान कितना हो जाएगा बच्चे? 45 हो जाएगा। अल्फा की मान कितना हो जाएगा? तो 45 हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्नों को आप बनाएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला। बोला गया जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है, सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चे ये मीनार है और इस मीनार का पहला जो है आपका उन्नयन कोण जो था वो 45 डिग्री था। अब इसकी छाया बढ़ के यहां चला गया तो इसकी उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो छाया बढ़ा है 8.4 सेंटीमीटर। बच्चे एक बात याद रखना है, अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा। 45 के सामने वाला भुजा 1 होता है, 30 के सामने वाला भुजा भी 1 होता है और यहां वाला √3 होता है। लगता है आप नहीं समझे, फिर से समझोगे। ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये 45 हुआ और ये 45, ये 90, तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। तो 45 के सामने में 1 और यहां भी 1, और इसी से हमने 1 और 1 लिखा। एक ट्रिपलेट और लिखते हैं, ये 90, ये 30, तो ये 100% 60 होगा। 30 के सामने वाला साइड 1 होता है और 60 के सामने वाला जो है √3 होता है और 90 के सामने वाला 2 होता है। यहां से ये √2 होगा। तो ये बातें याद रखना है, अनुपात, ये बातें याद रखना है। ठीक है, अनुपात को याद रखना है। ठीक है, क्या होगा? तो 1 √3 2, 60 के सामने √3 है। तो अगर ये 30 है तो 30 के सामने 1, तो पूरा एंगल ये क्या होगा? 60, 60 के सामने √3। यहां से यहां पे मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 है, पूरा √3 है, तो बताओगे √3 में से 1 घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा? जी सर आ जाएगा। तो ये क्या होगा? √3 - 1। तो आप समझ गए कि √3 - 1 की मान कितना आ गया? 8.4। 8.4, 1 की मान क्या हो जाएगा? जो कि मीनार की ऊंचाई 1 है और इसी की मान निकालना है सर। 8.4 बटा में √3 - 1। इसी का कंजुगेट करोगे, हर का परमेकरण करोगे तो 8 - 4, 8.4 इंटू क्या हो जाएगा? √3 + में 1। नीचे भी √3 + 1 करोगे तो a - b इंटू a + b हो जाएगा। a² - b²। √3 का स्क्वायर करोगे 3, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2 से इसको काट दोगे तो 4.2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आंसर हो जाएगा 4.2 इंटू √3 + 1 आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? 4.2 √3 + 1 आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। मेरे प्यारे मित्र अगर समझ में अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे बताओगे, उसका अलग तरीका भी बताएंगे, फिर से हम समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। बोला गया 10 अंकों की एक संख्या ये दिया गया है 72 से विभाज्य है। तो y के न्यूनतम मान के लिए क्या बताना है? y का न्यूनतम मान रखना है। आप 72 का शकल देख के ये मालूम होना चाहिए कि 72 उसी संख्या को विभाजित करेगा जिस संख्या को 9 और 8 दोनों मिलकर विभाजित कर रहा हो। तो 9 का विभाज्यता का नियम होता है संख्या को जोड़िए और जोड़कर चेक कीजिए, अगर 9 का मल्टीपल आ गया, 9 से कट गया तो भाग लगेगा। और 8 का विभाज्यता का नियम होता है अंतिम का 3 अंक। क्या होता है बच्चे? अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक अगर ये चीजें हैं तो आप बताओगे यहां पे y के जगह पे अभी हम फिलहाल 0 रखे, सबसे न्यूनतम मान रखना है जो कि 8 से भाग लगे। तो बताओगे 12 × 8 = 96, ज्यादा हो रहा है 8 से। 11 × 8 = 88, 12 × 8 = 96। क्या रखे ताकि यहां से भाग लग जाएगा? तो सर जी 0 के जगह पे आप 1 रखोगे
तो नहीं होगा, 2 रखोगे, 3 रख के देखो तो देखोगे यहां से क्या होगा। तो सर जी 3 रख रहे हैं, देखो एक बार में लगा 8, ठीक है, ये 1 बचा 13, तो 8, ये 5, 8 सती 56 लग जाएगा। तो y की मान मिनिमम आपको 3 रखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर y अगर 3 हो गया तो y अगर यहाँ पे 3 हुआ तो 9 का विभाज्यता का नियम चेक कीजिए। तो जहां जहां आपका 9 बन रहा है, 5 4 9 काट दीजिए, 7 2 9 काट दीजिए, 9 तो यहां भी है काट दीजिए, 6 3 9 ये भी कटा, और उसके बाद 6 7 13, 13 में क्या जोड़ोगे ताकि 18 बन जाए। तो सर जी 5 जोड़ेंगे, मतलब x की मान हमको 5 लेना पड़ेगा। x की मान 5 तो 5 25, यहाँ 5x माइनस में 3y, तो 5x के x की मान 5 रखोगे तो ये 25 25 हो जाएगा, और y की मान 3 रखोगे तो 3 3 9 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा बच्चे तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओगे, तो 16 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक त्रिभुज से प्यारा सा प्रश्न है, आप बताओगे इस प्रश्नों का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज है, अब एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में बताओगे क्या बोला गया है कि सर ये त्रिभुज है और त्रिभुज का नामांकन कर देते हैं, ABC है। बोला गया P और Q इस प्रकार है, P और Q मानिए ये P कहां पे है तो AB पर है, और Q कहां पे है तो AC पर है। तो P जो है यहां पे है, P AB पर है, और Q क्या है AC पर है, Q है, ठीक है। बोला गया है A से P की मान 4 है और B से P की मान कितना है 6 है, A से Q की मान 5 है, Q से C की मान 7.5 है, और P से Q की भी मान दिया गया, क्या दिया गया है, P से Q की भी मान दिया गया है, ये जो है इसकी भी मान दिया गया है। तो P से Q की मान कितना है बच्चे, तो P से Q की मान इसकी मान दिया गया है कितना है, तो सर जी P से Q की मान भी 6 है। तो बोला गया B से C की मान निकालना है। देखिए अगर ये थेल्स थ्योरम पे आधारित प्रश्न होगा, क्योंकि अभी मुझे मालूम नहीं, कुछ बताया नहीं, अगर ये दोनों समांतर हो जाता तो समझ जाते कि ये थेल्स थ्योरम का प्रश्न है। और थेल्स थ्योरम कहता है कि इधर जो भी अनुपात होगा ये दोनों साइड का, वही अनुपात इधर का होगा। तो हम चेक कर लेंगे इसकी अनुपात कितना निकल रहा है। सर 6 और 4 का अनुपात निकाले, 2 से काटे 3 और 2 आया, यहां भी उड़ाएंगे अगर 10, अगर अनुपात इसका निकालते हैं, अगर 5 और 7.5 का अनुपात निकालते हैं, 7.5 ये उड़ेगा तो यहां आएगा 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, मतलब 2 और 3 का अनुपात ये है। मतलब इधर का जो अनुपात है वही अनुपात इधर का है, मतलब थेल्स थ्योरम लगेगा और ये दोनों समांतर होगा। समांतर होगा तो एक त्रिभुज APQ और एक त्रिभुज ABC दोनों आपस में सिमिलर होगा। सिमिलर होगा बच्चे तो ये ध्यान रखना है, सिमिलर अगर होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि समांतर है तो एक ये आपका जो है संगत कोण से ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल तो दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इस एंगल के सामने में कितना है, तो सर जी छोटे ट्रायंगल में रहे डबल वाला लाइन के सामने में 2 है साइड, तो बड़े एंगल में अगर डबल वाले के साथ में देखोगे तो पूरा A से B तक 3 2 5 है। बराबर में इस जो ये एंगल कॉमन एंगल है, इसके सामने में छोटा वाले साइड कितना 6 है, तो इसी एंगल के सामने में बड़े वाले साइड क्या है तो BC। आप जानते हैं कि जिसमें थेल्स थ्योरम लगता है अगर वो सिमिलरिटी को फॉलो करता है तो साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। हमने साइड का रेशियो लिया, आपस में बराबर कर दिया, ये काटेंगे तो 3 होगा, ये इधर आ जाएगा तो BC की मान हो जाएगा 5 तिया 15। अच्छा प्रश्न था, जिनके पास थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी दोनों के साथ साथ में नॉलेज होगा वो आसानी तरीका से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, वो आसानी तरीका से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे एक त्रिभुज, यहां भी त्रिभुज वाले प्रश्न है। अब ये त्रिभुज है, इसका भी नाम वही है, इसका भी नाम वही है ABC, ABC। अब बोला गया है कि छोड़ो, अरे इसमें त्रिभुज भी नहीं बनाना है, अगर समरूप है तो इतना जान जाओ कि दोनों का जो साइड का रेशियो होगा या जो परिमाप का रेशियो होगा, अगर एरिया पूछेगा उसी परिमाप का स्क्वायर कर दोगे एरिया आ जाएगा, उसी साइड का स्क्वायर कर दोगे एरिया आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे या पेरीमीटर का स्क्वायर करो, समरूप रहे तो
पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, या अंतर त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, या परित्रिज्या का स्क्वायर कर दो, या पेरीमीटर का स्क्वायर कर दो, एरिया में एरिया उसी अनुपात में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला त्रिभुज एबीसी का जो है वही एरिया ही पूछा है। एबीसी का परिमाप है 48:4 है, और दूसरा PQR का जो है आपका परिमाप 12.1 है। ये दशमलव से दशमलव पहले इसके अनुपात निकाल लीजिए, इससे काटोगे 4 बार में तो 4:1 पेरीमीटर आया। एरिया निकालने के लिए सीधा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, आंसर हो जाएगा 16:1। कुछ नहीं करना था प्रश्नों में। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। कोई बात नहीं, दादी से 20% कम है। दादी के भार उसके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 है। मतलब पति देव का अगर 81 हुआ तो 81 में से 26 घटा दोगे तो यहां से डी से दादी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दादी का? दादी का 55 वर्ष है, तो अंकिता का भी आ जाएगा। अगर दादी का 55 है तो 20% कम अंकिता का है, तो 20% कम मतलब 80%। 80% का फ्रैक्शन मान 4/5, 5 से काटोगे तो 11, 11 चौके 44 kg आ जाएगा। 80%, यही 80% लिखे, और 80% का फ्रैक्शन मान 4/5। अरे कम की बात बोले, 20% कम बोला तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100% में से 20% कम कर दोगे। हमेशा अधिक बोले तो 100 में जोड़ दो, कम बोले तो 100 में घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चे बताओगे अंकिता का आ गया 44, अंकिता का 44 आगे बोला, उसका भाई 8 किलोग्राम ज्यादा भारी है, तो उसका भाई का भार बताओ। तो 8 kg और जोड़ दोगे तो 8 4 12 और 5 52 किलोग्राम का उसका भाई होगा। कितने केजी का होगा? 52 किलोग्राम का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बोला गया है ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 4 गुना अधिक या C से 5 गुना अधिक लेता है। ए है और B है और C है। बोला गया इससे 4 गुना और इससे 5 गुना, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो समझ जाओ कि अगर ए 20 समय लेता है, समय कितना लिया? तो ए अगर 20 टाइम लिया, ए अगर टी से टाइम अगर 20 समय लिया, तो बोला गया 20 से 4 गुना, तो बी कितना रखे ताकि इसका 4 गुना करे तो 20 आ जाएगा। सर बी को 5 रखेंगे तो बी का 5 गुना, 5 का 4 गुना करेंगे 20 आ जाएगा। सी का 5 गुना, तो सी को 4 रखोगे तो 4 का 5 गुना करोगे 20 समय लेगा। अगर ये किसी काम को 20 दिनों में करता है तो ये 5 दिनों में करेगा और ये 4 दिनों में करेगा। यहां से क्षमता निकाल लो, तो क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ ना कुछ काम करने के लिए होना चाहिए। तो यहां से टोटल वर्क मानो बच्चे, तो टोटल वर्क 20 5 4 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। तो 20 दिनों में 20 काम, तो 1 दिनों में 1 काम, 1 दिनों में 4 काम, 1 दिनों में 5 काम। ये क्षमता आ गया, 1 दिन में किया गया काम। बच्चे बोला गया वो 4 दिनों में पूरा काम समाप्त करता है, तो बच्चे 1 दिनों में तीनों मिलकर क्या करता है? 1 काम 1 करता है, बी 4 काम करता है, सी 5 काम करता है। 1 दिनों में 10 काम होता है, तो 4 दिनों में क्या हुआ होगा? 40 काम। यही आपका टोटल वर्क हो गया। अब बोला जाता है कि बी इसी काम को कितना दिनों में करेगा? 40 काम। बी 1 दिन में 4 काम करता है, तो 40 काम करने में से कितना दिन लगेगा? तो 10 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण ये है बच्चे, क्या है? तो सर जी 8x² प्लस में 22x और माइनस में 21 बराबर में 0। अब ये दोनों गुना करो, तो ये दोनों गुना करोगे तो माइनस में आएगा 8 8 दूनी 16, 168। 168, तो 168 दो फैक्टर ऐसा करो जो कि जोड़ने या घटाने पर 22 आ जाए, गुना करने पे माइनस में 168 आ जाए। सर जी 28 छके 168 होता है, तो 28 गुना -6 करोगे तो 168 हो जाएगा, और 28 में से 6 घटाओगे तो प्लस में 22 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट x की मान निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा? तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो x की मान हो जाएगा -28, लेकिन जो x² का कोफिशिएंट है उससे भाग लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे -6 है तो +6 होगा, x² का कोफिशिएंट 8 है, 8 से भाग लगा दो। बच्चे 4 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 7 चौके 28। 1 आया -7/2 और 1 आया, इसको काटोगे आप 2 से काटोगे तो ये 3 और ये 4 होगा, 3/4। तब बोला जाता है, सुनोगे, बीटा बड़ा है तो जो प्लस में है वो बीटा होगा और जो माइनस में है वो अल्फा होगा, क्योंकि अल्फा छोटा है।
बोला गया बीटा बड़ा है अल्फा से, तो बच्चे यहां से बोला गया 2 अल्फा प्लस में 3 बीटा, तो बताओगे 2 अल्फा की मान -7/2 है और बीटा की मान कितना है, तो 3/4 है। बच्चे इसको सॉल्व करोगे 7 दूनी 14, माइनस में 14/2 और प्लस में 3 या 9/4। अब 28 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, -19/4। इसको सॉल्व कर लोगे -19/4 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ए होगा। अरे हाँ या ना बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया किन्हीं आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका दिया गया है तो माध्य बताना है, जो कि एक फार्मूला होता है। बोला गया प्रयोग सिद्ध फार्मूला का प्रयोग करना है। तो प्रयोग सिद्ध फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो सर जी बहुलक बराबर में होता है, याद रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका, जो बड़ा नाम होता है उसके साथ 3 लगेगा और माइनस में 2 गुना माध्य होता है। बच्चे बहुलक दिया गया है कितना है, तो 23.6 है और माध्यिका दिया गया 24, लेकिन गुना में 3 है तो 24 या 72 होता है, माइनस में 2 गुना माध्य हो जाएगा। बच्चे ये इस और जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 2 माध्य और बराबर में 72 में से 23.6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा और 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। अब इसी 2 से आप इसको काट दोगे तो काटोगे तो 24.2 आ जाएगा। माध्य जिसकी मान पूछा गया है, आंसर आ गया 24.2। आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। आंसर बच्चे क्या होगा, तो ए होगा। अरे हाँ या ना, आगे आ जाओगे। अब इस प्रश्नों को देखोगे, सिंपल सी बात है, ये सिंपल प्रश्न है। बोला गया है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और पैरेलल अगर है तो एक तिर्यक रेखा कट कर रही है ये वाला, ये अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये तिर्यक रेखा कट करेगी तो ये वाला कोण बराबर होगा किससे, तो संगत कोण से। ये अगर 65 है तो ये भी 65 है, मतलब ये और ये पैरेलल है और इसको ये कट कर रही है ये वाला लाइन, तो ये अगर 65 है तो ये भी 65 होगा। एक त्रिभुज में जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चे, तो बताओगे ये 35 और 65 आ गया तो यहाँ पे x की मान कितना रखना होगा, तो 35 और 65 100 होता है, तो मतलब x की मान 80 रखोगे तब जाकर 180 पूरा होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आवर्ती दशमलव का आपका प्रश्न है, तो आप जानते हैं कि रेकरिंग अगर ये रहे, सुनोगे जितने अंकों पे रेकरिंग रहता है, मानिए इतना अंकों पे रेकरिंग है तो उतना 9 नीचे होता है, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 होता है, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता वो घट जाता है। जैसे इसका आंसर होगा ये माइनस में 9 होगा, ये चीजें होगा। जिस पे रेकरिंग नहीं रहता वो क्या होता है, घट जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र इतना लाना है। तो सबसे पहले देखो ये पूरा तीनों अंक पे रेकरिंग है, कभी भी 9 नीचे नहीं आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा, ये तो नहीं होगा। ये भी तीनों अंकों पे है, एक अंक दशमलव के बाद छोड़ना पड़ेगा तब 0 आएगा नीचे में, जो कि यहाँ पे 0 ऑप्शन से ही इसको बनाना है। ये भी नहीं होगा, ये या ये हो सकता है। ए को चेक करो तो सर जी 799। आप बताओगे, सबसे पहले देखो 3 अंकों पे रेकरिंग है तो 3 × 9 तो नीचे होगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद वो 0 होगा। अब ये हो गया 799, ये हो गया कितना हो गया 7990 में से जिस पे रेकरिंग नहीं वो घटा दे, घट जाएगा तो ये 3 होगा, ये 8 होगा। लेकिन यहाँ पे 93 है, यहाँ पे पहला बार में ही 83 आ गया, तो आगे चेक नहीं करना, डायरेक्ट हमारा आंसर यही होगा। क्या होगा, सी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि बीमल और ब्रिजेश की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व ब्रिजेश की आयु बीमल की तत्कालीन आयु की आधी थी, तो बीमल की वर्तमान आयु बताओ। तब बीमल मल एम से मल बीमल, मान लीजिए कि बीमल का उम्र मानिए x वर्ष, तो ब्रिजेश का कितना होगा, तो सर जी दोनों का योग अगर 20 होना चाहिए तो माइनस में 20 ये होगा, सॉरी 20 माइनस x। देखो दोनों को जोड़ोगे तब योग क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर बीमल का, विलियम है लेकिन बीमल हम पढ़ रहे विलियम है इसलिए m लिखे, यम का अगर उम्र x है तो ब्रिजेश का जो है 20 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों का योग जो है 20 होना चाहिए, जोड़ोगे तो ये 20 हो गया।
अच्छा बता रहे हैं आपको। बोला 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व जो है बोला गया कि ब्रिजेश की आयु, तो इसमें से 4 वर्ष पूर्व घटाओगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x हो जाएगा। ये भी तो 4 वर्ष पूर्व होगा। यम का भी, विलियम का भी तो 4 वर्ष पूर्व होगा, तो इसमें से भी 4 वर्ष घटेगा। बोला तत्कालीन उम्र की आधी थी, तो ये तत्कालीन उम्र है, इसकी आधी थी। कौन? तो बीमल, ये ब्रिजेश, बराबर हो जाएगा। ये इधर गुना करोगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, माइनस में 2x होगा और ये x माइनस 4 होगा। ये इस और आएगा तो 3x हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। x की मान हो जाएगा 12, 3 से कटेगा तो जो कि आपका यम की उम्र पूछा है, विलियम की उम्र पूछा है, जो कि m बराबर में x माने है, उसकी उम्र कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बच्चे कुछ कुछ कमेंट करते रहो, कमेंट नहीं करोगे दिक्कत वाली बातें हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक सही है? इसको उठा के जैसे इधर करोगे, ये गुना करोगे, 2 माध्यिका और 2 माध होगा, और 1 माध माइनस में माध्यिका, इधर जाओगे तो 3 माध्यिका हो जाएगा। आंसर हमारा यही सही है। अभी लिखाए थे कि बहुलक बराबर में होता है कि 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 माध, तो बताओगे यहां से इसको गुना करोगे तो 2 माध हो जाएगा, और 2 माध्यिका है और 1 माध्यिका बराबर से उधर लेके जाओगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? ए, डायरेक्ट फार्मूला ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका गुणनखंड निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? सबसे पहले ये 64 है, किसका वर्ग होता था? 8 का, तो 8x ये करना है, 8x स्क्वायर। तीन करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ठीक है ना? अट्ठी 64, ये x स्क्वायर होगा, पावर में 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गया। y को भी लिख सकते हो, y क्यूब, और रुक जाओ 8x। इसको कैसे किया जाए? 8x और पावर में 3 माइनस में, ठीक है ये चीजें। या इसको देखो बढ़िया से पल लिखना पड़ेगा। 8x क्यूब पर पावर 2, 3 दूनी 6 और 8 का स्क्वायर 64। सबसे बढ़िया ये लिखाया, ये हो गया। अब ये हो गया, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। सबसे पहले ए प्लस बी करो, तो ए प्लस बी, ठीक है, माइनस में ए माइनस बी, 8x क्यूब माइनस में y क्यूब, ये चीजें हो गया। अब बताओगे इसको तोड़ोगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा प्लस में y क्यूब, ठीक है, और ये भी 2x क्यूब माइनस में y क्यूब, ये 2 पार्ट हो गया। ठीक है बच्चे, अब बताओगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ये प्लस में है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर, प्लस में इंटू में ए स्क्वायर, माइनस में ए बी, ये दोनों गुना करोगे और प्लस में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। एक तो ये हो गया, दूसरा यहां से आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा? तो सर ए माइनस बी, 2x माइनस में y, ए माइनस बी हो जाएगा, इंटू में ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, और प्लस में ए बी होता है, ये दोनों को गुना करोगे तो 2xy हो जाएगा, और प्लस में y स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें देखिए, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, किसमें है? तो सर जी हम देख रहे हैं कि माइनस 2x प्लस y, 4x स्क्वायर प्लस में 2x, ये चीजें डी में दिख रहा है। यहाँ 2 बार माइनस है, यहाँ 2 बार प्लस है, मतलब प्लस ही प्लस है, यहाँ माइनस है, ये छट गया। यहाँ y के साथ माइनस दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका इसके साथ दिया, यहाँ भी y के साथ दे दिया, कट गया। लास्ट में क्या होगा? तो डी ही हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चे? डी होगा। फार्मूला याद रखोगे क्या?
तो सर जी ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है। सर जी क्या होता है? तो सर ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। और यही अगर माइनस हो जाए यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताना है, बोला गया है कि 2017 और 2018 को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 2017 में 3 करोड़ और 2018 में 18 करोड़ है। बोला जाता है करोड़ तक कम हो जाता है तो कंपनी एफ में बिक्री में क्या कमी हुई है? तो कंपनी एफ 2017 में 10% है, तो बताओगे 300 करोड़ का 10% कितना होता है? सर जी यहाँ से आ गया 30 करोड़ आ गया। और 2018 में 200 करोड़ का बताओगे एफ में कितना है? तो 13% हुआ, बढ़ गया है परसेंटेज। लेकिन बताओगे इसको काटोगे 13 दूनी 26 आया। तो 2017 में एफ में 30 करोड़ था और यहाँ पे जो है 2018 में 26 करोड़ हो गया, तो क्या हुआ? तो घट गया। सर 4 कमा कहाँ से? तो 30 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये 0 से 0 कट गया, 40/30% होगा। 13 तिया 39, 1/13.1/3% की कमी होगा। क्या होगा? तो कमी होगा, इतना का कमी हुआ। बच्चे आगे बढ़ते हैं, देखोगे बोला 15 मापों के माद की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। माद जो है 15 कोई ऑब्जर्वेशन है, उसकी माद मतलब एवरेज 50 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। लेकिन यह पाया गया कि माप में 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया, तो सही माद क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर 61 अगर दर्ज कर लेते तो यह सही होता, लेकिन आपने 46 दर्ज किया जो कि गलत है। तो गलत को हटाएंगे, सही को जोड़ेंगे, यह बात ध्यान रखना है। तो गलत 46 था, सही 61 है, तो क्या गलती हुआ? तो 46, तो घटा दो 61 में से, देखो क्या आया? तो सर जी 61 में से घटाए तो कितना आया? तो सर जी 15 आ रहा है। तो 15 हमारा प्लस में आ रहा है, तो एवरेज में 15 जोड़ेंगे। 50 एवरेज है तो एवरेज में अब 15 जोड़ेंगे, लेकिन क्या 15 मापों पे, तो 15 मापों पे 15 अधिक हुआ तो एवरेज होता है पर मापों पे। तो पर माप मतलब एक माप पे, तो एक माप पे कितना? 1 होगा। तो एक माप का एवरेज पहले 50 था, लेकिन ये गलत एवरेज था, यहां से 1 की वृद्धि करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 51 होगा सही एवरेज। सही एवरेज बच्चे कितना होगा? 51 होगा। ये डायरेक्ट हो गया। या तो आपको जिनको फॉर्मूला से करना है, ये दोनों गुना कर दोगे, फिर 46 घटा दोगे, 61 जोड़ दोगे, फिर से 15 से भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चे, इस क्वेश्चन को बताओगे। 64 नंबर प्रश्न तो आप खुद से कर सकते हैं, आपको पता ही है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहता नहीं है, इसमें गुना भाग खुद से आपको करना है, आंसर सी होगा, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है मुकुल ने इतना 9300 रुपए की धनराशि 2 भाग में साधारण ब्याज पे उधार दिया गया है। पहले 5%, दूसरे भाग को 8%, और बोला गया उसने 4 सालों में 2400 रुपया अर्जित किया। बोला गया 5% और 8% पे जो धनराशि दिया गया उसका अनुपात बताना है। बच्चे 4 सालों में 2400 अर्जित किया है ब्याज। आप जानते साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर लगता है, तो एक साल में एसआई क्या हुआ होगा? 1 ईयर में जल्दी से बताओगे एसआई क्या हुआ होगा? तो 4 से भाग दे देंगे तो 6 चौके 24, 600 रुपए ये प्राप्त किया है। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बना होगा? तो 600 बटा कितने धन पे? तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए 9300 पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये 0 से 0 कट गया। आप जानते हो कि 2 से 3 से कटेगा ऊपर नीचे, 3 से काटोगे ये 2 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 3 1 होगा। गुना करोगे कितना हो जाएगा? तो 200 बटा में 31%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का मिलाकर हुआ, मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी पैसा से गया था दोनों धर टोटल पे। तो बच्चे कुछ पैसा को आपने 5% पे दिया, कुछ भाग को आपने 8% पे दिया, लेकिन हमने दोनों से जो ब्याज अर्जित किया एक साल में 600 रुपया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? तो 200 बटा में 31%। बच्चे एलिगेशन लगा दो, एक बार में आंसर आ जाएगा। बताइए इसको अगर घटाएंगे तो सर जी 31 8 कितना होता है? तो सर जी 8 और 8 24, 248।
248 में से 200 घट जाएगा तो ये 48/31% हो जाएगा। ये हुआ, इधर घटाओगे तो ये हो जाएगा कि सर 5 5 तिया 15 155, तो आप 200 में से 155 घटाएंगे तो 45/31 हो जाएगा। ये बताओगे नीचे 31 से 31 काटा, आप 3 से काटोगे तो ये 16 हो जाएगा और 3 से काटोगे तो 15। तो जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए वो 16 यूनिट पैसा गया है, और जो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गया है वो 15 यूनिट गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16:15। आंसर क्या होगा बच्चे? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओगे 66 नंबर प्रश्न को बताओगे। देखो बोला गया है किसी वस्तु की सूची मूल्य इतना रुपया है, एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, उसके सूची मूल्य पे छूट दिया गया है, 3 छूट लगातार दिया गया है, सक्सेसिव डिस्काउंट 45%, 3%, 2%, और दूसरी छूट में दूसरा बार बोलता है या तो हम 25%, 12%, 13% छूट देंगे। बोला गया इनमें से एक श्रृंखला का चयन करना है जो कि सही श्रृंखला को चुनकर कितने रुपए बचा सकता है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कहां पे मिल रहा है और कितना आप बचा सकते हो। तो बच्चे पहला छूट जो है 15,000 रुपया है, इस पे सबसे पहले छोड़ेगा 45%। तो दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 100 में से 45 छोड़ेगा तो 55% लेगा, तो 55/100। अब जो धन बचा उस पे फिर 3% छोड़ेगा, तो 3% छोड़ेगा तो 97% लेगा, 97/100। ये पैसा जो बचा फिर अब जो है 2% छोड़ेगा, तो 2% मतलब 100 में से 2 छोड़ेगा तो 98% लेगा, 98/100। इसको बताओगे, सॉल्व करोगे, इसको काटो छाटो और बताओ कितना आएगा। ये आ जाएगा 7842 पॉइंट क्या आएगा बउआ? कैलकुलेशन करके बताओगे। 45 आएगा, इतना रुपया आया है। ठीक है, आगे बोला गया दूसरा श्रृंखला में 15,000 रुपया की है। अब दूसरा श्रृंखला में 25% छूट दिया तो 75% का लेगा, फिर 75% के बाद फिर 12% छूट दिया तो 12% छूट दिया तो 88% लेगा, फिर 88% छूट देने के बाद फिर 13% छूट दिया तो 13% छूट दिया तो बताओगे 87% लेगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो देखो यहां से टोटल अगर काटोगे और सॉल्व करोगे तो बताओगे सॉल्व करके कितना आएगा? इतना रुपया आएगा। तो बताओगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो ऊपर में मिला क्योंकि यहां पे 7,842 रुपया 45 पैसा आया, और यहां से छूट देने के बाद जो आपका एसपी जो बना, विक्रय मूल्य जो आप खरीद रहे हैं वस्तु को, 8,613 रुपया हुआ। तो बताओगे सबसे ज्यादा छूट कहां मिल रहा? ऊपर में। पहला भाग में मुझे लाभ है वस्तु लेने में, तो बताओ कितने का लाभ होगा? अगर इससे पहला श्रृंखला से वस्तु लेते हैं कितने का लाभ होगा? दूसरा श्रृंखला से लेंगे तो इतना देना पड़ेगा, पहला श्रृंखला से इतना देना पड़ेगा। तो देख लो, घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। अच्छा, सबसे पहले 45 को घटाओ तो ये तो 55 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब बताओगे ये, हाँ, तो अब बताओगे यहां से 1 है, 1 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये देखकर ही लग रहा है कि आपका आंसर क्या होने वाला? ए होगा। कितने का लाभ होगा? ए होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है रामू और सोमू, रामू और सोमू है। बोला गया इसका इनकम का अनुपात 6:5 है और एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात 7:6 है, और सेविंग है, इसका सेविंग है 1,500 रुपया और इसका सेविंग है 1,000 रुपया। मेरे प्यारे मित्र, इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका है, आप इसको इसमें गुना कर दो, 6 6 36, आप इसको इसमें डायरेक्ट गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 7 5 35। ये दोनों गुना करने पे जो आएगा इसके अंतर ले लो। क्या ले लो? अंतर। अंतर कितना आया? तो सर जी 1 का आया। और यहां से गुना करने के बाद ये भी नीचे भी गुना करो, तो सर जी नीचे गुना करो 15 6 90, मतलब 9,000 हो जाएगा और 7,000 इधर। और इसकी अंतर कितना का आया? सर 2,000 का आया। तो यही 1 का अंतर ऊपर से आया और नीचे से 2,000 आया, मतलब 1 बराबर में हो जाएगा 2,000। तो 1 बराबर में 2,000 हो जाएगा। रामू की आय पूछा तो रामू की आय पहला वाला 6 बराबर में हो जाएगा 12,000। आंसर क्या होगा? ए होगा। जिन बच्चे को नहीं समझ में आया वो समझोगे कि रामू की आय अगर 6x है तो सोमू का आय
5x है। इसकी बचत 1500 है, तो बचत 1500 घटा दोगे तो ये खर्च आ जाएगा। और सोमू की बचत 1000 है, घटा दोगे 1000 बचत की घटा दोगे तो खर्च आ जाएगा। और खर्च के अनुपात आपका 7/6 है, 7:6। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका हुआ, बेसिक से सॉल्व करोगे ये डायरेक्ट आपका बन गया। चलिए बच्चे, आज का लास्ट प्रश्न आपका, आज का लास्ट प्रश्न है, बोला कोई कार 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटा की चाल पर 8 किलोमीटर चाल बढ़ा देती है, तो 432 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? जाना कितना है? तो 432, और प्रत्येक 2 घंटा में 8 किलोमीटर चाल बढ़ाता है। तो बताओगे सबसे पहले 80 के हिसाब से 2 घंटा चलोगे तो 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर चल गए हो। फिर 8 चाल बढ़ जाएगा, अब 88 से 2 घंटा चलोगे तो 8 दूनी 16, 1 17, 176 हो गया। तो बताओ टोटल अब कितना चले हो? दोनों को जोड़ो, जोड़ के देख लो कहीं इसे पार ना हो जाए। 6 हुआ, 6 6 12 1 13, ठीक है, 3 2 3, 336 चल गया। 432 चल रहा था, 336 चल गया। कितना और बचा है? अब चाल 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 96 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा अगले घंटे के लिए, ठीक है। कितना दूरी और जाना है? 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा। 96 किलोमीटर और जाना है, और चाल भी हमारा 96 किलोमीटर पर घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा हम और चलेंगे। तो 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा और 1 5 घंटा, 5 घंटा में हम 432 किलोमीटर चल जाएंगे। चलिए आज की क्लास बच्चे यहीं पे समाप्त होता है। आप मुझे बताओगे क्लास कैसा लगा? कोई तरह का दिक्कत है, या हम फास्ट है या स्लो है, आप ये मुझे बताने के प्रयास करेंगे। रीजनिंग वाले भी सर आ गए हैं, सर बोल रहे हैं कि और आधा घंटा क्लास लीजिए। तो ठीक है बच्चे, अगर कोई प्रश्नों में परेशानी है तो बताओ, हम फिर से बताएंगे। आइए सर। आ जाइए सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, जल्दी से हम लोग रीजनिंग का डिस्कशन जो है ना वो ऑन करते हैं और देखते हैं कि आज किस प्रकार के क्वेश्चनों का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। तो चलिए मैं रीजनिंग वाली सेट को खोल देता हूं और मुलाकात करते हैं आज के अच्छे अच्छे प्रश्नों से। तो देखिए बाबू, पहला ही क्वेश्चन जो दे रखा है वो अल्फाबेट एनालॉगी बेस्ड है, ठीक है। क्या है? तो अल्फाबेट एनालॉगी बेस्ड है। अब अगर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू मेरे भाई आपको याद है तो आप समझ लेना कि आपने आधी जंग जीत ली। जैसे देखो, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, तो 17 से 23 जाने का मतलब है मेरे भाई 5 की बढ़त हो जाएगी, ठीक है। 3 और 3 6 की बढ़त हो जाएगी। 20 से 26 जाने का मतलब है 6 की बढ़त होगी, और 19 से 25 जाने का मतलब है 6 की बढ़त होगी। यानी पहले पायदान से दूसरे पायदान आने में मेरे भाई 6 बढ़ जा रहे हैं। अब देख लो यहाँ 8 में 6 जोड़ोगे 14, ठीक है। 11 में 6 जोड़ोगे 17, ठीक है। 23 में 6 जोड़ोगे 29, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही है जो इसका पालन करता है। आगे जाने की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और देखो, कहता है एक सुबह योगेश अपने घर से दूसरे शहर में रहने वाली अपनी बहन से मिलने के लिए निकलता है। सबसे पहले योगेश क्या करता है ना बाबू कि 20 किलोमीटर उत्तर की ओर सफर तय करता है, और उसके बाद वो पूरब दिशा में मुड़ जाएगा मेरे भाई और 10 किलोमीटर चलेगा, और इसके बाद वो फिर से उत्तर की ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा, 30 किलोमीटर चलेगा, और अंत में वो पूरब की ओर मुड़ता है और अपनी बहन के घर जाने के लिए 20 किलोमीटर दूर चलता है, ठीक है। अब पूछता है उसका घर उसकी बहन के घर से किस दिशा में है। तो देख लो भैया, उसका घर यहाँ था, उसका घर यहाँ था, और बहन का घर जो था ना, बहन का घर यहाँ था। तो यहाँ से अगर सामने आता तो साउथ हो जाता, यहाँ से अगर इस सामने जाता तो वेस्ट हो जाता, लेकिन इसको डायगोनल आना पड़ेगा, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में आना पड़ेगा मेरे भाई। तो आंसर इसके क्या हो जाएंगे? तो साउथ वेस्ट हो जाएंगे। और साउथ वेस्ट कहाँ दे रखा है? तो मेरे बंधु ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर जो लगाओगे ना, ये ऑप्शन नंबर सी को लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं, ध्यान से समझोगे, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है रैंकिंग का। 30 सैनिक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े थे। तो जब भी मेरे भाई रैंकिंग में टोटल बतला दे,
रैंकिंग में क्या बतला दे, टोटल बतला दे, तो आप समझो कि उतना कुर्सी लगा दिए गए। तो कितने कुर्सी लगा दिए गए, तो 30 कुर्सी। अब कहता है राम सिंह पंक्ति के दाएं सिरे से 6वें स्थान पर और अभिमन्यु पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर। राम सिंह और अभिमन्यु के बीच में कितने सैनिक बड़े खड़े हुए हैं? देखिए बड़ा लिख दिया है, यहाँ खड़ा होना चाहिए। तो बताइए अगर हम दाएं सिरे से 6 से 14 जाएं तो 6 से 14 जाने में 8 घर आगे जाना पड़ेगा, यानी बीच में 7 लोग फंसेंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा बच्चा? सी हो जाएगा, क्योंकि 6 से 14 जाने के लिए हमें 8 घर आगे जाना होगा। तो 8 घर आगे जाएंगे तो बीच में 7 लोग फंसेंगे। अब देख लो टोटल सैनिक कितने हैं भैया, तो 30 हैं। अब राम सिंह दाएं छोर से कितना है, तो राम सिंह दाएं छोर से 6ठे स्थान पे है। कौन है, तो राम सिंह है कोई जो दाएं छोर से 6ठे स्थान पे है। अब कहता है कि अभिमन्यु पंक्ति के दाएं छोर से 14वें स्थान पे, यानी अभिमन्यु की बात करें तो वो पंक्ति के दाएं छोर से, कौन, अभिमन्यु की बात करें तो वो 14वें स्थान पे। अब बोला सर बतला दो दोनों के बीच में कितने हैं, तो 6 है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बस इतने ही लोग बीच में होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग बीच में होंगे मेरे भाई। तो आंसर हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करता हूं, ध्यान से देखोगे। देखिए बाबू इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और बड़ा ही आसानी से हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जी को किससे मिलना है, बी से मिलना है। अगर हम जी से बी तक का सफर तय करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन लेसर है, और किसकी तरफ लेसर है, तो सर बी की तरफ लेसर है। सही में बी की तरफ लेसर है, यानी सही हो गया। जी से किसको मिलना है, क्यू को मिलना है। तो जी से क्यू तक जाने में सबसे स्ट्रॉन्ग साइन ग्रेटर है। किसकी तरफ ग्रेटर है, तो जी की तरफ ग्रेटर है, सही में है, यानी सही हो गया। तो 1 भी अनुसरण करता है और 2 भी अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम लोग आंसर कर लेंगे। अच्छा देखिए कोविड-19 महामारी, हम लोग सब लोगों ने देखा है कोविड-19 महामारी। तो कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के बीच बेरोजगारी का बढ़ना था। तो ये बात तो सही है, कोविड महामारी जो आया उसके बाद बहुत सारे उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों की जीवन चलाने भर में बहुत मुश्किल आने पड़ी। तो वही कहता है स्टेटमेंट कि कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ने लगा। तो अब कहता है सर रीजन बताओ इसका। तो तर्क कहता है कोविड अवधि के दौरान कई लघु उद्योग ने काम करना बंद कर दिया। तो बताइए अगर हम छोटी छोटी लघु उद्योग चलाएंगे तो लघु उद्योग में हम बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ वर्कर रखेंगे। जैसे मान लो मेरे यहाँ तेल पैक करने वाली फैक्ट्री है, तेल निकालता हूं और तेल को फैक्ट्री में पैक करता हूं उसको पॉलिथीन में, तो 4 से 5 लोग का तो काम होगा। अगर कोविड की महामारी आई और कोविड की महामारी में हमारे धंधे बंद हो गए तो वो 4 से 5 लोग बेरोजगार हुए, यानी बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। तो ये रीजन जा सकता है कि कोविड अवधि के दौरान कई लघु उद्योग ने काम करना बंद कर दिया और जिसके कारण बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ गई। अच्छा दूसरा देखो, छोटे लघु उद्योग में लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो बताइए यहां कह रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी, तो क्यों बेरोजगारी बढ़ी? क्योंकि छोटे लघु उद्योग में लोग काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो उद्योग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम अपना जीवन यापन करने के लिए हम काम करेंगे ही करेंगे। जब हैंडसम सैलरी मुझे नहीं मिल रही है और मेरे घर में खाने को पैसे नहीं है, खाने को एक दाना अनाज नहीं है, वहां हम कभी नहीं सोचेंगे कि काम बड़ा है या मेरे भाई काम छोटा है, हम काम करके पैसा अर्जित करेंगे। तो ये 2 नंबर बाबू गलत हो जाएगा, इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। अब देख लो 1 किसमें है, कथन 1 समर्थन नहीं करता, ये बात गलत हो गई। कथन 2 समर्थन नहीं करता जबकि 1 करता है, तो इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर कौन हो गया, तो बी हो गया। तो आंसर इसका बी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखोगे। देखिए बच्चा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पहला घटक एक प्रतीक, तो देखो पहला घटक डिजिट है, प्रतीक नहीं, यानी पहला शर्त इस पे अप्लाई मेरे भाई नहीं होगा। दूसरे की बात करें, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है
तो पहले और अंतिम घटक को कॉपीराइट से कूटबद्ध कीजिए। यानी 5 के जगह भी आपको कॉपीराइट ही लिखना है और 8 के जगह भी आपको कॉपीराइट ही लिखना है। यदि दूसरा घटक और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग हो, नहीं है तो देख लीजिए कॉपीराइट आगे पीछे किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। इससे ज्यादा कुछ भी चेक करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को आंसर बना लो, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 और प्लस ग्रुप डी की कंबाइंड तैयारी आपकी कंप्लीट टारगेट बैच 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन। आपकी बैच स्टार्ट हुई है 23 सितंबर से और इसकी फी मात्र 699 है। तो आप इस बैच के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कर सकते हो, यानी आप अपना रिवीजन जोन अच्छा कर सकते हो। इसकी टाइमिंग 2 बजे से लेकर के 7 बजे शाम तक चलती है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, देख लो इन शिक्षकों के द्वारा आपको ये सारे विषय जो हैं वो करवाए जाएंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अक्षय रेस्टोरेंट से निकलता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलो चल लिया भैया 2 किलोमीटर। फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर वहां से वो बाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर वहां से वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। चलिए अब पूछ रहा है रेस्टोरेंट से घर के बीच की न्यूनतम दूरी और घर के सापेक्ष में रेस्टोरेंट कहाँ है। तो देख लो भैया घर ये है और घर से अगर रेस्टोरेंट मुझे जाने होंगे तो मुझे ऊपर जाने होंगे, यानी उत्तर दिशा में जाने होंगे, तो नॉर्थ हो गया। और डिस्टेंस कितना, तो ये 2 और ये 10, अगर 10 2 को जोड़ दे तो नॉर्थ में 12। अब नॉर्थ 12 ढूंढ लो भैया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मेरे भाई। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए क्या है, GRADIENT दे रखा है और कहता है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दो। तो ए बदल जाएगा बी से, आई जे से, ई बदल जाएगा एफ से। फिर कहता है प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती यानी पहले के अक्षर से बदल दो। तो जी बदल जाएगा एफ में, आर बदल जाएगा क्यू में, डी बदल जाएगा सी में, एन बदल जाएगा एम में और टी बदल जाएगा एस में। अब कहता है इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आया है। तो ध्यान से देखोगे इस वाले अक्षर समूह में एफ इकलौता अक्षर ऐसा है जो 2 बार आया है। तो आंसर हम लोग किसको करेंगे, तो मेरे बंधु मेरे सखा आंसर हम लोग सी को कर लेंगे और इसका परफेक्ट आंसर बाबू सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, देखो कहता है 6 इंजीनियरिंग स्नातक, जयंत है, कोमल है, लास्या है, मिथुन है, नयन है और ओजस्वी है, प्रत्येक ने प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान से 2004 से 2009 के बीच स्नातक पास किया। तो कब कब, तो 2004, 2005, लिख लो 2006, 2007, 2008 और 2009, हो गए 6 लोग। अब जो जैसे कहता है वैसे काम कर दो। अब देख लो भैया क्या कह रखा है, सबसे पहले कहता है कि जयंत ने नयन के स्नातक होने के ठीक पहले वाले वर्ष में स्नातक किया। यानी अगर हम जयंत की बात करते हैं तो जयंत किसके, तो नयन के। तो जब तक मालूम नहीं चलेगा कि नयन का स्नातक कब हुआ है तब तक हम जयंत को लिख नहीं सकते, छोड़ दो, अनफिक्स क्लू है। आगे देखो, कोमल और ओजस्वी के बीच केवल एक इंजीनियर छात्र ने स्नातक किया। तो किसके किसके बीच, तो कोमल और किसके बीच, तो ओजस्वी के बीच। ओजस्वी के बीच केवल एक व्यक्ति ने। अब कौन ऊपर कौन नीचे मुझे मालूम नहीं है, छोड़ दो, अनफिक्स क्लू है। कहता है जहां कोमल ओजस्वी के सीनियर थी। अब कोमल जब ओजस्वी की सीनियर थी इसका मतलब है कि कोमल पहले की होगी ग्रेजुएशन और बाद में ओजस्वी की होगी। तो देखिए हम लोग नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो बाबू हम लोग ओजस्वी को ऊपर रख लेंगे, ओजस्वी को ऊपर रख लेंगे और एक गैप करके कोमल को हम लोग नीचे रख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, ओजस्वी 2009 में स्नातक किया। तो ओजस्वी कब, तो 2009 में। ओजस्वी का स्नातक जो था 2009 में,
एक 2008 को छोड़कर हम आएंगे तो कौन मिलेगी, तो कोमल मिलेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, जयंत के नीचे नयन चाहिए। अब कहता है यदि मिथुन ने 2004 में स्नातक किया, तो अब मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन ने 2004 में स्नातक किया और जयंत के जस्ट नीचे नयन चाहिए, तो अब जयंत जाएगा 2006 में और नयन आएगा 2005 में। अब एक व्यक्ति जो बच गया वो व्यक्ति लास्या है और लास्या 2008 में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर ली। पूछता है 2006 में किसने स्नातक किया, तो 2006 में जयंत ने किया और जयंत बाबू ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग इसका बेस्ट जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। देख लो, एक अटेम्प्ट में बनने वाला क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा था, लेंदी लग रहा था, कॉम्प्लिकेशन से भरा लग रहा था, लेकिन कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करोगे। अच्छा बताओ, ये 19 से अगर आप 24 जाते हो, s की वैल्यू 19, x की वैल्यू 24, तो 5 बढ़ जाएंगे। 10 से 15 जाते हो तो 5 बढ़ जाएंगे और 3 से 8 जाते हो तो मेरे भाई 5 बढ़ जाएंगे, यानी पूरे सिस्टम में आपके 5 बढ़ जा रहे हैं। चलो 5 बढ़ाकर देख लो, 14 में 5 करोगे 19 होगा, खत्म। 14 में 5 करोगे 19, 6 में 5 करोगे 11, लेकिन 11 में 5 करोगे 16 होंगे, खत्म। 14 में 5 करोगे 19 होगा, खत्म। 8 में 5 करोगे 13, 14 में 5 19, 6 में 5 11। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की ओर मूव करेंगे। पहले 1 2 वाले बच्चे देखो, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और उससे कंक्लूजन निगेटिव निकाल ही नहीं सकते। फूल को जड़ी बूटी से शादी करना है, फूल को जड़ी बूटी से शादी करने में रसायन 1 2 में मदद नहीं करेगा, गलत हो गए। यहाँ भी फूल, यहाँ भी फूल, यहाँ भी जड़ी बूटी, यहाँ भी जड़ी बूटी, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कुछ के साथ कोई नहीं का केस है, तो आइदर और जाएगा। अब देख लो आइदर और किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब वेन डायग्राम वाले बच्चे देखेंगे, जितना भी मेरे भाई फूल था, फूल का कुछ हिस्सा सर रसायन के पास था और कहता है कुछ रसायन सर जड़ी बूटी थे, कुछ रसायन क्या थे बाबू, तो जड़ी बूटी थे। अब कहता है सर कंक्लूजन निकालो, तो पहला कंक्लूजन कहता है कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। देख लो, फूल यहाँ खत्म हो गया, जड़ी बूटी यहाँ खत्म हो गया, गलत हो गए। दूसरा कहता है कुछ फूल जड़ी बूटी हैं, कुछ फूल जड़ी बूटी दिख नहीं रहा है, गलत हो गए। आइदर और का रूल कहता है सर जी जब भी 2 कंक्लूजन गलत हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो, 2 कंक्लूजन गलत हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो आइदर और का 3 केस, आइदर और का 3 केस। केस नंबर 1, कुछ के साथ, कुछ के साथ कुछ नहीं रहने पर आइदर और। केस नंबर 2, कुछ के साथ, कुछ के साथ कोई नहीं रहने पर आइदर और। केस नंबर 3, सभी के साथ, सभी के साथ कुछ नहीं रहने पर आइदर और। आइदर और का मेरे भाई यही 3 रूल होता है। तो ध्यान से देखिए, 2 निष्कर्ष गलत थे, दोनों में एलिमेंट सेम थे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव था और कुछ के साथ कोई नहीं का कॉन्सेप्ट था, तो ये दोनों या तो 1 या तो 2 में चला गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में चला गया। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। अब देख लो, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है भैया इस टाइप का। 4 वेन डायग्राम दिया, एक रेक्टेंगल है, एक आपका स्क्वायर है, एक सर्किल है, एक पेंटागन है। अब कहता है कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करता है जो हिंदी शब्दों में शामिल है। तो अंग्रेजी, फारसी और हिंदी चाहिए, इसका मतलब है कि नेपाली को हटाना पड़ेगा। तो नेपाली पंचभुज में है तो पंचभुज को हटा दो। अब हमको बाकी 3 में चाहिए, यानी इंग्लिश में भी चाहिए, फारसी में भी चाहिए और हिंदी में भी। तो कौन बच गया, तो एकमात्र 13 ही ऐसा बचा है, बाकी तीनों में शामिल है। तो आंख बंद करके आंसर इसका 13 कर लो, यानी ऑप्शन नंबर सी कर लो। इससे ज्यादा इस वाले क्वेश्चन में कभी भी नहीं सोचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 9 विद्यार्थी अजय, गीता, नव्या, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज और रानी अपनी ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर एक पंक्ति में खड़े हैं।
तो पंक्ति कहां से कहां चल रही है जी? तो बाईं से दाईं ओर चल रही है और टोटल 9 लोगों की व्यवस्था हमें करनी है। तो चलो भैया, सबसे पहले देखो क्या कहता है। सबसे पहला लाइन कहता है, सर अजय ठीक बीच में खड़ा है। और जब 9 लोग हैं और अजय कहां खड़ा है मेरे भाई? तो अजय ठीक बीच में खड़ा है। इसका मतलब 1 2 3 4 लोग इधर भी होंगे और 1 2 3 4 लोग इधर भी होंगे। अजय जैसे ही बीच में खड़ा हुआ और 9 लोग हैं तो 4 लोग इधर और 4 लोग इधर हो गए। अब देखो क्या कहता है, मोहन और कबीर क्रमशः बाईं और दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो मोहन और कबीर क्रमशः बाईं ओर से और दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। यानी मोहन बाईं ओर से तीसरा है। और कबीर की बात करें तो कबीर दाईं ओर से तीसरा है। गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, तो या तो गीता लेफ्ट में हो सकती है या तो गीता राइट में हो सकती है। अब कहता है नाव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में खड़ी है। तो देख लो, नाव्या अजय के बाईं ओर, तो अजय का बायां ये है, यानी यहां पे नाव्या खड़ी होगी। आगे चलते हैं, फिर कहता है सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है। रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ा है। तो रानी अजय और कबीर के बीच में खड़ी है, तो यहां बाबू रानी को प्लेस मिल गया। अब कहता है पिंकी दाईं ओर से 8वां है। पिंकी दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां है, यानी ये कौन है? तो पिंकी है। अब ध्यान से देखो, एक बच गया इधर राइट में और एक बच गया लेफ्ट में। तो यहां एक लाइन बोला था कि सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है, और यहां उसने कहा था कि अपनी ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार बाईं से दाईं ओर, यानी सबसे बड़ा वाला इधर, उससे छोटा ऊंचाई का घटते क्रम में बायां से दायां, यानी सबसे ऊंचा वाले को इधर होना पड़ेगा। तो सबसे ऊंचा वाला कौन है? तो विपिन है। इसका मतलब इस छोर पे कौन आने वाली है? तो गीता आने वाली है। ठीक है, अब देख लो, 2 2 4 2 6 2 8। अब एक और नाम बच गया। जो नाम बच गया आप उसको यहां रख लो, तो वो नाम सरोज है। वो नाम कौन है बाबू? तो सरोज है। अब पूछता है दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? तो बच्चा दाईं ओर से दूसरे स्थान पे सरोज है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन गया। तो क्वेश्चन ये आज का खूबसूरत क्वेश्चन था। सती सती 49, सती 8 56 दूना 112। देख लो, 49 है ना, किसका स्क्वायर है? तो 7 का स्क्वायर। 7 लिए, इस 7 को 8 से गुना किए, तो सती 8 कितने हो गए? तो 56 हो गए। और 56 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 112 मिलेगा क्या? तो देखो किसका स्क्वायर है? 25, 5 का स्क्वायर है। तो यहां से हमने 5 लिया, 5 को 15 से गुना किया, तो 15 पचे 75 हो गए। और 75 दूना अगर हम करते तो 150 मिलता, यानी ये गलत हो गया। 64 किसका है? तो 8 का स्क्वायर। 12 8 96, गलत हो गया। 81 9 का, तो 16 9 44 से, गलत हो गया। आंसर डी हो गया। देख लो, 121 किसका स्क्वायर है? तो 121 बच्चा 11 का स्क्वायर है। यहां से 11 निकालो, 11 को 7 से गुना करो तो 11 सते 77 होंगे, और 77 को 2 से गुना करो तो 154 होंगे। यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अब्रॉड लिख रखा है, ABROAD, क्या लिखता है? DFORDH।
यहां धोखा मिल गया। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, इंटर क्रॉस कर दिया। 1 में 3 जोड़ा 4 और डी में 4 जोड़ा 8, मिल गए। 2 लेटर को 3 4, बाद में 2 लेटर को 3 4, बीच वाले को इंटर क्रॉस। देखो तो एजेंसी के लिए चाहिए AGENCY। सबसे पहले +3 +4, दोनों इंटर क्रॉस, +3 +4। चलो कर लो। 1 में 3 जुटा 4 हो गए, 7 4 11 हो गए। N और E हो जाएगा, 3 3 6 हो गए, और 25 में 4 जोड़े तो 29, 29 का मतलब C हो गया। D पे शुरू, C पे खत्म, DKNEFC। ऑप्शन नंबर C इसके लिए परफेक्ट और उचित आंसर हो गए। नेक्स्ट वन देखोगे, देख बाबू, माइनस के पहले जो भी शख्स आएगी माता, स्टार के पहले जो भी बहन, परसेंटेज के पहले पति और डॉलर के पहले पुत्र। अब कहता है P का T से क्या संबंध है, तो T से रिलेशन जोड़ना है P का। अगर मैं T हूं तो डॉलर को पार करूंगा, और डॉलर को पार करूंगा तो मेरा पुत्र हो गया S, और मेरे पुत्र को R से मिलाने में स्टार पार होगा, तो स्टार का मतलब बहन, तो मेरे पुत्र की बहन मेरी बेटी हो गई, और मेरी बेटी के आगे माइनस है तो मेरी बेटी की माता मेरी पत्नी हो गई, और मेरी पत्नी की माता, तो मेरी पत्नी की माता मेरी सास हो गई। सास किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर भी हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। देखिए बहुत स्पीड से छोटा हुआ, तो बहुत स्पीड से छोटा हुआ यानी डिवीजन सीरीज है, तो जब आगे से डिवीजन सीरीज है तो पीछे से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो देख लीजिए, तो 21 को अगर 3 से गुना कर दे तो 63 हो जाएगा क्या, और 7 21, 2 6 18, 2 20, हाथ में बचा 2, 5 15, 2 17। यहाँ भी किया है 3 से गुना, तो अब 63 को भी आप कर दो 3 से गुना, तो 63 को 3 से गुना कर दो, देख लो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 6 तिया 18, 189 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, 3 तिहाई 9, 6 तिया 18, यानी 189 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ध्यान से देखिएगा, 1 में 5 जोड़ दिया 6 के पास पहुंच गए, 6 में 5 जोड़ा 11 के पास पहुंच गए, 11 में 5 जोड़ा 16 के पास पहुंच गए, 16 में 5 जोड़ा 21 के पास पहुंच गया, यानी यू के पास। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों में डी कॉमन है। तीसरे नंबर की बात कर ले कि कौन अलग है, तो देख लो 3 से 7 10 जाने के लिए 7 बढ़ गए, 10 और 7 17 हो गए, 17 और 7 24 हो गए, तो 24 में 7 जोड़ोगे, 2 इधर 5 इधर, यानी ई चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी कट गया, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए दिए गए शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो ध्यान से पहले देखो CHOC, 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 CHOC कॉमन है। अब बताओ सबसे पहले के आएगा ना, ठीक है, तो ये जाएगा 1 नंबर पे। अब देख लो COL, COL और COH है, तो COH है, ये जाएगा 2 नंबर पे। अब COL के बाद AT है और ATI है, तो ये जाएगा 3 नंबर पे, ये जाएगा 4 नंबर पे, और ये जाएगा 5 नंबर पे। पूछा था सर तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तो बाबू तीसरे स्थान पे चॉकलेट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लिया करोगे, ये सिर्फ टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है तो आपको तीनों ऑप्शन चेक करके पहले काटने होंगे, तब आप आंसर दे पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कहूंगा आप कर लोगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन होता है। अब कहता है निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से 3 किसी प्रकार एक समान है और समूह बनाते हैं, वो कौन है जो समूह से बाहर है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और जेड अपोजिट है, सी और एक्स अपोजिट है, आई और आर अपोजिट है, के और पी अपोजिट है, डी और डब्ल्यू अपोजिट है, एफ और यू अपोजिट है, क्यू का अपोजिट के होगा और ओ का अपोजिट एल होगा, इसमें अपोजिट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के लिए आपके पास 2 सितंबर से बैच स्टार्ट हुई है, 4000
4000 MCQ की बैच है और मात्र 299 रुपये में ये चैप्टर वाइज और लेवल वाइज बैच है। तो जो बच्चे अपना रिवीजन करना चाहते हैं आप इस बैच के माध्यम से अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कहता है 75 विद्यार्थी एक कक्षा में हैं। कितने विद्यार्थी हैं बाबू? 75 विद्यार्थी हैं। अब कहता है 40 लोगों ने सर क्रिकेट में भाग लिया, तो इस 75 में से क्रिकेट में भाग लेने वालों की संख्या 40 थी। और फिर कहता है 28 लोगों ने हॉकी में भाग लिया, हॉकी में भाग लेने वालों की संख्या कितनी थी? तो 28 थी। फिर कहता है 12 विद्यार्थी ने क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लिया। फिर कहता है 19 विद्यार्थी ने इन दोनों में से किसी खेल में भाग नहीं लिया, तो यहां से 19 घटा लो, 15 में से 9 गया, 6 बच गए, 6 में से 1 गया 5, यानी ये वेन बनना था 56 लोगों का। ये वेन कितने लोगों का बनना था? 56 लोगों का। अब देख लो 40 लोग को आपने क्रिकेट खेलते देखा और 28 लोग को आपने हॉकी खेलते देखा, यानी आपने टोटल देख लिया 68 लोगों को, जबकि वेन कितने का बनना था? तो 56 लोगों का ही वेन बनना था। कितने लोगों का? 56 लोगों का ही वेन बनना था। इतना काम क्यों कर रहे हैं? ये तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। देख लो हॉकी में चाहिए 28 लोग, 28 में से 12 लोग को देख चुके, तो 28 लोगों में से जब आप 12 लोगों को देख चुके हो तो ये 6 1 16 लोग बच गया, यानी केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या 16 है। वही पूछा है कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं, तो सर 16 विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन इसका सी जो है ना परफेक्ट आंसर हो गया। देखिए P और R एक दूसरे का अपोजिट है। S से चलेंगे तो T अपोजिट होगा, Q से चलेंगे तो U अपोजिट होगा। अब कहता है कि Q अक्षर दर्शाने वाले के विपरीत, तो Q के विपरीत U होगा, और U बाबू किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। एकदम झुनझुन्ना बजाने वाला क्वेश्चन था ये। अच्छा देखिए ध्यान से देखिएगा, ADFB दिख रहा है, DFB यहां भी दिख रहा है, तो D के बाद F चाहिए। DF के पहले A मिलता है, DF के पहले A मिलता है, तो DF के पहले A मिलेगा। ADFB, 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 तो क्या चाहिए? तो A के पहले हमेशा क्या मिलता है? B मिलता है। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? तो BADF निकलेगा। अब देख लो BADF किस में है? BADF ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को बांटकर मत बनाओ, ये अल्फाबेट फिलर है, आप इसको फिल इन द ब्लैंक समझ के बनाओगे ना तो कुछ दिन के बाद ये आपसे बहुत स्पीड में बनने लगेगा। अच्छा देखो कहता उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक और तार्किक क्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बीज लेंगे, बीज को बो देंगे तो अंकुर निकलेगा, अंकुर से पौधा निकलेगा, पौधा पे फूल लगेगा और फूल फल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 5 से शुरू और 3 पे खत्म। 5 से शुरू तो है, 3 पे खत्म नहीं। 5 से शुरू नहीं, 5 से शुरू 3 पे खत्म, 5 से शुरू नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।